अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं बारिश को नहीं, मौसम को नहीं, ट्रैफिक जैम को। जी हाँ, ट्रैफिक जैम जो है अब ऐसा सिलसिला हो गया है पिछले 2 रोज़ से कि जब से ये बारिश का सिलसिला हुआ उसके बाद आपने देखा कि मलीर नदी में जो तुगयानी आई, उसके बाद वो पानी घरों में चला गया और उसके बाद 2 ट्रैक्स जो हैं हमारे वो बंद हैं और उसके बाद लोग जो हैं अब वो उस ट्रैफिक जैम को कर्सिंग कर रहे हैं, उस ट्रैफिक जैम के हवाले से बात कर रहे हैं और समहाउ वहीं खड़े खड़े जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं। मेरी टीम भी जो है इस वक्त ट्रैफिक जैम में स्टक है और क्या करें, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है, कंजेशन हो जाती है, धुआं भर रहा होता है गाड़ियों में, लोग परेशान हो रहे होते हैं, बच्चे होती हैं, औरतें होते हैं वहाँ पर, बूढ़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, किसी ने क्लिनिक जाना होता है, किसी ने जो है वो जाना होता है अपने कामों पर और किसी का पहुँचना बड़ा ज़रूरी होता है, किसी की फ़्लाइट होती है, किसी को जो है वो ऑपरेशन का टाइम दिया होता है, ऑपरेट का टाइम दिया होता है, उन्होंने पहुंचना होता है, एम्बुलेंस स्टक होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता और कोई पुरसाने हाल नहीं होता और सारा ट्रैफिक जो है वो कराची का किसी एक रोड पे जाके जमा हो जाता है और सिचुएशन वर्स्ट है और वर्स्ट ही होती चली जा रही है। अच्छा, इस हवाले से कोई ट्रैफिक प्लान भी नहीं है, किसी किस्म का कोई ट्रैफिक प्लान भी नहीं दिया हुआ है, मखसूस लोगों को नहीं बताया गया है, बल्कि आज तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो तालीमी इदारे हैं, जो तदरीसी अमल हैं जिन जिन जगहों पर, वो भी खोल दिए गए हैं। पहले ये सॉर्ट आउट नहीं किया कि वो जो 2 ट्रैक्स हैं उनका क्या करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने तालीमी इदारे भी खोल दिए ताकि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो भी परेशान हो, जो ख़वातीन जॉब पे जाती हैं वो भी परेशान हो और उनके साथ वो स्टूडेंट्स भी परेशान हो, पॉइंट्स भी फंस जाएँ, गाड़ियाँ भी फंस जाएँ, मज़ीद और लोग आएँ और मज़ीद और लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हो जाएँ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। समझ में ये नहीं आता कि पहले से इनको पता था कि ये मानसून का स्पेल आ रहा है, पहले से पता था कि इस जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है, पहले से माहीन शाहरा भुट्टो के वाले से बात कर रहे थे, इससे पहले से तंबीह की जा रही थी, बताया जा रहा था कि फॉर गॉड से कोई प्लान है। रेन इमरजेंसी पे हमने खुद 3 से 4 शोज़ किए कि क्या हम तैयार हैं, क्या हम वाकई तैयार हैं उस रेन स्पेल के लिए। उसका मकसद ये नहीं था कि जब सड़क पे बारिश बरसेगी तो उस टाइम जो है वो पानी ना भरे या पानी भर जाए, उसका मतलब ये था कि जब बारिश होगी तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा, किन किन नदियों में होगा, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि इम्पैक्टफुल हो सकती हैं, जहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और कौन कौन उसके बाद कहाँ कहाँ मुतासिर होगा। फ़िलहाल आज इस शहर का सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक जैम है और लोड शेडिंग है और लोड शेडिंग की इंतहा तो इतनी है कि मतलब अगर आप के इलेक्ट्रिक कॉल करके कंप्लेन कराएं ना कि जी हमें कंप्लेन करानी है, हमारे घर में या एरिया में लोड शेडिंग है, तो वो इतने सीक्वेंस में आपको बताएंगे कि जी 8 AM से लेके 9 AM तक लोड शेडिंग है, फिर 12 AM से लेके जो है वो 1 PM तक लोड शेडिंग है। तो आप हैरान हो जाते हैं कि हम तो प्रॉपर बिल भर रहे हैं, तो ये लोड शेडिंग हमारे हिस्से में क्यों आई है। अब जैसे सेक्टर 8 की बात कर लेते हैं, सेक्टर 8 में जितनी लोड शेडिंग है, मतलब कल तो वहाँ के जो मकीन थे वो परेशान हाल हो गए थे। 15 मिनट के लिए लाइट देते हैं और उसके बाद लोड शेडिंग कर देते हैं और फिर कहते हैं जी ये जो मीडियम लॉसेस है ना वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो प्रॉपर बिल भरते हैं उनका क्या, वो लोग जो प्रॉपर टैक्स पे करते हैं उनका क्या, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बिजली हो या ट्रैफिक, निज़ाम धर्म भरम। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो के इलेक्ट्रिक का जो है वो फीडर ट्रिप कर जाता है, सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। बारिश आ जाए, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा पानी, ज़्यादा ट्रैफिक। इसके साथ ना हमको ये लाइन भी जोड़ लेनी चाहिए वैसे कि जितना ज़्यादा बारिश है उतना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम है और उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई सुबह सुबह उठ के जाके खड़े हो जाएं और जो लोग अपनी मदद आपके तहत चुरंगियों से ट्रैफिक निकलवा रहे हैं, एटलीस्ट वो ट्रैफिक एहलकार वहाँ पर हों। तो जनाब ये सूरत हाल है। आप लोग बताएं इस वक्त आप लोग कहाँ हैं, ट्रैफिक जैम में हैं तो हमें कॉल करें बिल्कुल और हमें बताएं कि क्या सिचुएशन है, आप लोग किस जगह पर जो है वो स्टक हुए हैं, और अगर आप लोग घर में हैं तो भी हमें बताएं कि भाई आप लोग क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं और कल कौन कौन जो है वो कयूमाबाद वाले ट्रैफिक में स्टक हुआ था। तो पूरे कराची की ये सूरत हाल है और बस ऐसे ही सूरत हाल रहेगी जब तक ऑल्टरनेटिव प्लान नहीं दिया जाएगा, जब तक रूट को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कोई डाइवर्जन नहीं दी जाएगी, सूरत हाल ऐसे ही चलती रहेगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं। आज तो हमने दिन का आगाज़ जो है वो ट्रैफिक से किया और दिन का आगाज़ एक जो है ना वो ऐसी प्रॉब्लम से किया जिसमें आप सबको पता है कि रोज़ाना की ये प्रॉब्लम हो गई। अब टिल देन वो 2 ट्रैक्स बंद हैं। अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि जी हर हाल में जीना लाजिम है और दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से करना लाजिम है।
तो फिर दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से करते हैं और आज करते हैं एक इस दिन की एक अच्छी पॉजिटिव टिप आपके साथ में शेयर। अच्छा भाई, तो मुझे एक टिप बड़ी किसी ने बहुत ज़बरदस्त बताई और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगी। वो टिप ये है कि जब आप बारिश में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी मतलब आप गाड़ी से जा रहे हैं और किसी लॉन्ग ड्राइव पर हैं, इनफैक्ट वो लोग जो दूर दूर ट्रैवल भी करते हैं, बारिश आती है, पानी उसके ऊपर बरसता है, आपकी विंड स्क्रीन पर प्रॉब्लम होती है, तो उस पर आप थोड़ा सा आलू जो है ना, वो उससे आलू से अपनी स्क्रीन साफ़ कर लें। तो उससे ये होगा कि आपकी स्क्रीन पर जो आपका जो शीशा है उसके ऊपर पानी नहीं जमेगा। है ना ज़बरदस्ती टिप? और फिर आप अच्छे से ड्राइव कर सकेंगे और अच्छे तरीके से आपका सफ़र जो है वो गुजर जाएगा। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि भाई इशू ये होता है कि पानी आ रहा है और वो फिर स्क्रीन जो है, वो जो शीशा है उनका, उसको तंग कर रहा होता है। तो आपने आलू का इस्तेमाल करना है और ये आपके लिए जो है बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बात करते हैं कि चाय जो है उसका आगाज़ यानी उसकी शुरुआत जो है वो डेफिनेटली आपके उस दिन से होती है। जैसे ही आप उठते हैं, सो के उठते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो चाय पी रहे होते हैं मेरी तरह और टी लवर होते हैं। आई एम वन ऑफ देम। अब आपने ये बताना है कि आप लोग भी कितनी चाय पीते हैं और कितनी नहीं पीते। और मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि सुबह सुबह उठ के जो चाय पीने वाले लोग होते हैं उनके जो ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सुबह उठ के चाय पीने लोगों सुबह उठ के जो लोग चाय पीते हैं उनके जहन पे जो इम्पैक्ट होता है, वो अगर वो डायरेक्टली चाय पी रहे हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि उनकी जो ओवरऑल जो नींद होती है या जो ब्रेन होता है वो एकदम से जागता है और एकदम से जो है वो सूरत हाल ये होती है कि आप एकदम से उस फेज़ में आते हैं कि ठीक है, इट्स मॉर्निंग। बट सुबह उठ के चाय से ज़्यादा आपको करना ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप ज़रूर बादाम खाया करें और एक गिलास पानी पिया करें। बादाम नहीं भी है तो थोड़ा सा पानी ज़रूर पिया करें, मुस्कुराया करें। और इसके अलावा फिर उसके बाद ब्रेक लेके 5 मिनट की ब्रेक लेके 10 मिनट की ब्रेक लेके फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना ही है कि फिर अपना ब्रेकफास्ट करना है और उसके साथ चाय पीनी है। वरना लोग जो बेटी या सुबह सुबह उठ के सबसे पहले चाय पी रहे होते हैं ना, उनका मैदा बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो इफ़ेक्ट होता है और मैदा जो है उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो आप लोगों ने भी यही करना है कि सुबह उठ के थोड़ा सा, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, सुबह उठ के आपने थोड़ा सा पानी ज़रूर पीना है, अपने आप को रिलैक्स मोड में लाना है, मुस्कुराना है और फिर उसके बाद आपने जो है वो अपनी चाय या ब्रेकफास्ट लेनी है। पहली चाय जो आप सुबह की पीते हैं ना, उसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप पहले कुछ खा लें, ब्रेड ले लें, सैंडविच ले लें, एनीथिंग यू वांट, और फिर उसके बाद आप चाय पिएं। फिर उसके बाद आप ये जो टी है पूरा दिन किसी भी टाइम पी सकते हैं, लेकिन खाली पेट ना पिएं तो ज़्यादा बेहतर है और कम क्वांटिटी में पी लें, बेशक 5 दफ़ा पी लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फुल ऑफ कप ना, यानी एक पूरा कप भरा हुआ होता है और फिर वो चाय पी लेते हैं, तो उससे उनको जलन होती है मैदे में, उससे उनको प्रॉब्लम होती है और उससे उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो जी, चाय पिएँ, चुस्कियाँ लेके पिएँ, मज़े लेके पिएँ, अल्लाह का शुक्र अदा करके पिएँ, लेकिन एतदाल के साथ पिएँ। ये ना हो कि सुबह उठते ही आपके मैदे में जलन हो जाए और आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो जनाब, ये सारी सूरत हाल है। तालीमी इदारों के हवाले से मैंने आपको बताया कि आज से कुछ तदरीसी जो तालीमी इदारे हैं वो खोल दिए गए हैं, तो फिर अल्लाह रहम करे ट्रैफिक जैम का। इसके अलावा सेहत के जो मामलात हैं, बारिश के बाद अब डेंगी ने जो है वो सर उठा लिया है। डेंगी है, मलेरिया है, इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। आप जाएँ, डॉक्टर को चेक कराएँ, वैक्सीन लगाएँ। लोगों को स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। सफाई का ख्याल रखें और इन बातों का भी ख्याल रखें कि आपने जो बारिश के बाद अपने घर में स्प्रे किया है, सफाई की है, उससे वो लोग इफ़ेक्ट ना हो, स्प्रे से वो लोग इफ़ेक्ट ना हो जो कि दमे के पेशेंट हैं, वो लोग इफ़ेक्ट ना हो जिनको लंग्स में कोई इशू है। तो चलिए जी, मज़ीद भी ढेर सारी बातें करेंगे, टॉप स्टोरीज़ आपके साथ में शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि कल से लेके अब तक कराची में क्या सूरत हाल रही, कहाँ कहाँ ट्रैफिक जैम है, और अभी अगर कोई ट्रैफिक जैम में स्टक है तो वो हमें ज़रूर कॉल कर सकता है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और बात करेंगे कराची के ट्रैफिक जैम की, जिसके ऊपर तकरीबन ओवरऑल पूरा कराची परेशान है। मतलब अगर घर से निकलने से पहले ये सोचा जाता है कि कितनी देर पहले निकला जाए। आप 2 घंटे पहले निकल जाएं तो भी ट्रैफिक जैम में स्टक हो जाते हैं, आप 3 घंटे पहले निकल जाएं तो भी ट्रैफिक जैम में स्टक हो जाते हैं। बहुत ही कोई खुशनसीब लोग होते हैं भाई जो टाइमली निकल रहे हैं और टाइमली पहुंच रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और आगे भी ऐसे ही चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो जो 2 ट्रैक्स हैं
वो बंद हैं। और कल जो सिचुएशन थी आप लोगों ने देखा ही होगा, सिटी 21 पे आई वाज स्टक, मेरी जो टीम थी, एक टीम मेंबर थी हमारी शमाला, वो स्टक थी। प्रोड्यूसर हमारे पहुंच गए थे और वो हमें मशवरे दे रहे थे कि आप जो है वो नाश्ता लेते हुए आए। तो अशरफ भाई भी आज जो है वो पहुंच गए हैं। अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप भाई? अब तो ये है कि जो ट्रैफिक जैम में रह जाए वो फिर नाश्ता लेके आए, ऐसे ही है, सजा होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपके पास गाड़ी है तो शायद आप नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं और आपकी रनिंग अच्छी है तो फिर आप ऐसा करें कि भाग के ऑफिस आए। नहीं सब आप बिल्कुल सही आइडिया दे रही हैं। हाँ। कि ट्रैफिक पुलिस ने ये फार्मूला दे रही है कि अगर एक जिला से दूसरे जिला आना है तो एक जिला में गाड़ी पार्क करो, उसके बाद पैदल आओ। मतलब यहाँ पे मैं बताऊँ, कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में आने वाले इस वक्त बिल्कुल जो है ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और मैं आपको बताऊं, कल सुबह 3.5 घंटे मैं फंसा रहा हूँ, हमारी टीम फंसी रही, लोग फंसे रहे हैं। हाँ। कोरंगी के सदर हैं वो फंसे रहे हैं। मतलब अब ये बताएं, तमाम 4000 सनतें हैं यहाँ पे और इसमें हज़ारों नहीं लाखों लोग का रोज़गार है। वो अपने जो है फैक्ट्री नहीं पहुँच सके, हम अपने दफ्तर नहीं पहुँच सके। और आज मैं निकला हूँ सुबह 8 बजे जी, ठीक है, 8 बजे निकला हूँ तो मैं 10 बजे पहुँचा हूँ। सही 2 घंटा, मतलब कि 2 घंटा और पता है कितने 35 मिनट की ड्राइव है। सही 2 घंटे लगे। हाँ। उसके बावजूद भी जो इस वक्त आपका जो मेंटल लेवल है ना, हाँ। वो कहाँ पे पहुंचा हुआ है कि इस वक्त आपके दिमाग से सब कुछ निकल जाता है कि किसी तरीके से मैं यहाँ से, क्यों एक ही है। अब वजह क्या है मैं बताऊँ सबा, हाँ। कि तुगयानी आती है 2 नदियों में, लियारी नदी में और मली नदी में। मली नदी जो है हमें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से जा रही है, जिसमें शारा भुट्टो भी बन रहा है। तो ये आती है आपकी काठौर से, ठीक है। काठौर पे जो आपके पहाड़ी इलाका जो है हब की तरफ या बलूचिस्तान की तरफ, इस तरफ, तो उस पहाड़ी इलाके में बरसात यहाँ से ज़्यादा हुई है। तो जब वो बरसात हुई तो वो आई M9 को क्रॉस करते हुए, यानी सुपर हाईवे जो कहलाता था पहले, क्रॉस करते हुए मली नदी में आई है। मली नदी में तुगयानी आई है, वो उसने वहाँ से जो तबाही मचाई है करते 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 आई है कॉजवे कोरंगी। आप यकीन करें, जो हेली फुटेज होगी, जो प्रोड्यूसर फराद साहब वो दिखाएंगे, तो आप जो कोरंगी EBM कॉजवे जो है वो पूरा डूबा हुआ है। हाँ। उसकी वजह से वो पानी जब आया और ये जो मली नदी से क्रॉस होते हुए जो पीछे है, तो हमारा दफ्तर और ये जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 5 पूरा डूब गया था। हाँ। 55 यहाँ इंडस्ट्रीज हैं इस एक सेक्टर में, सिर्फ 55। और अगर आप देखें हेली में वो तम सब जो है पानी में डूबा हुआ था। हाँ। फिर ये बल्कि देख भी सकते हैं हमारी ये देखें आप, ये कोरंगी सेक्टर 5 है और ये हमने DC कोरंगी को बुलाया। अच्छा। फिर हमने कमिश्नर कराची को भेजा। अब ये सामने आपको कचरा नजर आ रहा है, ये नाला है, नाले में कचरा डाला हुआ है और ये पानी जो नदी का आया बिपर के, नाला उसका बंद था और वो उसके बाद ये सारा लोगों का, अब सोचें कितना नुकसान है। हमारी मतलब 15 गाड़ियाँ उसमें डूबी हैं और 15 की 15 गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं। इसके अलावा आप सोचें कि जितने लोगों की फैक्ट्रियाँ हैं उनकी कितनी गाड़ियाँ ख़राब होंगी। मतलब ये 3.5-4 फीट पानी था। मैं दफ्तर आना था, लोग आए और उसके बाद गाड़ियां नहीं निकल सकती थी जो आगे थे जी। फिर इस दौरान हमने बाहर से भी किया, हमने सारे नाले दिखाए, हमने लियारी दिखाया। इस वक्त जो है लियारी नदी बिल्कुल नीचे आ गई, जो तुगयानी आई हुई थी, जो कराची का वो। मगर ये मली नदी जो है, ये अगर जो मैं बताऊं बेसिकली ये आ रहा है आपका अप साइड से, तो मज़ाफ़ाती इलाके में जो ज्यादा बारिश हुई है तो ज्यादा पानी आया है। हाँ। तो वो जो पानी आया है वो अब तो ऐसा हो गया ना अशरफ भाई कि ज्यादा बारिश हुई है, ज्यादा पानी आया है तो ज्यादा ट्रैफिक जैम जी, ज्यादा ट्रैफिक जैम। तो अब ये कि अगर हम देखें तो इन्होंने 2 कोरंगी क्रॉसिंग बंद पड़ा हुआ है, फिर EBM कॉजवे बंद पड़ा हुआ है। तो अब ये 2 ट्रैक जब बंद हुए हैं तो इसका सारा रश आ गया जाम सादिक ब्रिज पर। जाम सादिक ब्रिज पर एक डिफेंस से आ रहा है KPT इंटरचेंज, वहां पे भी ट्रैफिक जैम है। फिर कईमाबाद चौरंगी है जहाँ 4 तरफ से सड़क से रोड पे गाड़ियां आती हैं, वो एक नीचे सर्विस लेन से इंटरचेंज के साथ से आ रहा है, वो ट्रैफिक जैम है। फिर आपका एक्सप्रेस वे, यानी जहाँ इकरा यूनिवर्सिटी है, आप बलोच से चढ़े एक्सप्रेस वे पे और वहां से आए शराय भुट्टो का लिंक रोड है, लिंक रोड से निकले वो जाम सादिक आता है। तो 3 ट्रैक का रश आया हुआ है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और क्योंकि एक जाम सादिक ब्रिज, और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पे ब्रिज बन रहा है नया, ठीक है, जो सिंध गवर्नमेंट बना रही है, जो जाम सादिक के मुतबादिल वहाँ पे जो काम हो रहा है, तो उन्होंने जो है लोहे के जो साइड रोड है। ये हमारी स्क्रीन पर ना ये फुटेजेस भी हैं, आप जरा इसके ऊपर भी हमें बताएं कि ये शारा भुट्टो है, ये शारा भुट्टो के वो मनाजिर हैं जो शारा भुट्टो जिसके बारे में अभी अशरफ भाई की डिटेल बात करनी है। मैं बता रहा हूँ जो शारा भुट्टो बनाया, तो इस पे सवाल ये उठ रहा है कि ये यहाँ पे बोले ज़ेर तामीर थी ये जगह, हमने मान लिया, वज़ीर आला सिंध ने भी बोला, तर्जुमान ने भी बोला, मेयर कराची ने भी बोला कि ज़ेर तामीर थी, ये इस्तेमाल में नहीं थी, मान लिया। लेकिन आप ये देखें कि पानी आ रहा है वहाँ से और ये वहाँ डैम था एक,
सही। और ये अच्छा खासा दूर है, यानी कईमाबाद तक ट्रैक शराय भुट्टो जबरदस्त, ठीक है, लेकिन जिसने भी बनाया 20 साल या 25 साल उसकी जिम्मेदारी है। तो आप वो देखें ना, जो ये जगह है पानी की गुजरगाह थी, राइट। और जो हमारी टीम गई, आजिज जमाली जो हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट है, वो वहाँ गए थे, लोगों से, मुकामी लोगों से बात किया। तो अगर आप फुटेज देखेंगे ना, तो ये दो तरफ की जो सड़क का जो बीच वाला हिस्सा है वो चला गया, क्योंकि ये डैम था वहाँ पे एक, जो मुकामी लोगों ने बताया। और वो जब वो बिफरा, जब पानी आया, तो इसके जो ये शराय भुट्टो बनाई थी, तो मिट्टी डाल के ये ऊपर उठाया गया था। जब पानी आया तो नीचे जो आपने देखा है, जो नॉर्मल सी मिट्टी होती है, जब पानी है वो पीते पीते नीचे से उसने उसको क्रॉस कर दिया। तो अगर आप देखें वो पूरा टूटा हुआ है। अब वो जो क्रॉस होके बह गया है, तो आप ठीक है ज़ेर तामीर था, लेकिन वो जो नीचे था वो जगह पानी की गुजरगाह थी। तो पानी की गुजरगाह पे क्या बनता है? ब्रिज। वहाँ पे क्या बनता है कि उसकी सेफ्टी के लिए जो आपके पिलर डाल के उसको मजीद मजबूत करते हैं। यानी जितना पिलर होता है, जो आपको मैं आर्किटेक्ट से बात कराऊँ ना, तो इसमें ये होता है कि जो पुल होता है ना, पुल जिस ब्रिज के पिलर पे खड़ा होता है, जितना वो पिलर ऊंचा होगा 80% जमीन के अंदर डालना पड़ता है, बिल्कुल, हाँ, ताकि वो उसका बोझ बर्दाश्त कर सके। लेकिन आप ये देखें, मिट्टी के ऊपर ही, मतलब पानी की गुजरगाह पे आपने वो बना दिया, ले गया पानी की तो पावर आपको पता है, किसी को नहीं रोक सकता है। हाँ। उसी तरीके से फिर आपको ये फुटेज आप देख रहे हैं, तो ये सूरत हाल। अच्छा, इसमें अशरफ भाई ये भी कहा गया, बहुत सारी जगहों पर मैंने ये भी पढ़ा कि जब माहिरीन ये बात कह रहे थे और वो बार बार इस बात के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे थे, जिस टाइम पर याद होगा आपको कि मुर्तज़ा आपने 2 दफ़ा आके जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मीडिया टॉक भी की थी कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, लोग बातें बना रहे हैं, शराय भुट्टो इज़ परफेक्ट, ऑल फाइन, और जिसको हमने कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया हुआ है उसकी गारंटी है और सारा कुछ है, उससे सारा हमारा डील आउट हुआ है। लोग ये कहते हैं, माहिरीन ये कहते हैं कि भाई ये जो नर्म मिट्टी इस्तेमाल की गई है, ये भी इसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक इतना बड़ा फ्लैगशिप मंसूबा, एक काइंड ऑफ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ पीपल्स पार्टी, और उनको ये नहीं पता कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी? देखें, ये अहम सवाल है, और हम ये नहीं बोल रहे कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा कच्चा बना दिया। आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू थर्ड पार्टी, जैसे पब्लिक कॉन्ट्रैक्टर है, आम कॉन्ट्रैक्टर है, उसको दिया है। तो अगर हम सवाल ये उठा रहे हैं, उसको पकड़ो, क्या बनाया है उसने, आप उसकी पूरी जांच कराएं माहिरीन से। आपके पास तामीरात के माहिरीन मौजूद हैं जो दुबई में, लंदन में, आपको यकीन करें, जाके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो वो जब वहाँ जाके उनकी SOP को पूरा अमल दरामद करें, तो उनको बुला के पूछें कि क्या ये ब्रिज जहाँ जहाँ ये बन रहे हैं शराय भुट्टो, तो क्या इसकी जो कोई क्या गलत चीज़ें क्या क्या हैं। तो उसकी जब तक मतलब एक समझ लें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं बनेगी, पूरी जांच नहीं होगी। देखें, यहाँ पे तो कितने लोग यूज़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जब ये चलेगा, यहाँ पे ये जो चल रहा है कि ये यहाँ से जो कयूमाबाद से जो कह रहे हैं, इसको लेके आप तो KPT से मिला रहे हैं, ये अभी कयूमाबाद से जो जा रहा है कयूमाबाद तक, और कयूमाबाद से ये बढ़ा काठोर तक, जो DHA सिटी है, यानी कि जो हैवी ट्रैफिक जाना है, ये आम लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि ये जो रश है वो ख़त्म करना है KPT से। जो लॉन्ग टर्म प्लान में बताऊं, KPT इंटरचेंज से मिलाना है इसको, और इसको लेके जाना है काठोर तक। तो शहर में जो हैवी ट्रैफिक ख़त्म करना है। तो फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब इस पे हैवी ट्रैफिक चलेगा फिर क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो अभी से खदशात का इजहार कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि भाई अगर शराय भुट्टो का ये हाल है, क्योंकि जब भी कोई तैयार किया जाता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में होता है या वो कहीं कंस्ट्रक्शन की जा रही होती है, तो डेफिनेटली उससे पहले ये देखा जाता है कि अगर रेन होती है, हैवी रेनफॉल होती है, अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो उसकी सूरत में ये कितना सस्टेनेबल है, ये कितना प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट तामीर करना और फिर उसके बाद जो है जब माहिरीन खदशात का इजहार करें, तो उसके बावजूद आकर फिर ये कहना कि नहीं, लोग इसके खिलाफ जो है वो बातें करें, ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स परफेक्टली ऑल फाइन, सो व्हाट इज़ इट नाउ। अब जो शराय भुट्टो का हाल है, तो लोग ये कह रहे हैं शराय भुट्टो ढह गई, शराय भुट्टो बह गई। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातें की जा रही है, जिसमें एक बात जो है वो ज़रूर मुर्तज़ा आपके साथ में ब्रेक पे जाने से पहले शेयर करूँगी कि वही कह रहे थे कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि कभी भी कराची में इतनी बारिश नहीं हुई, इतनी बारिश भी हो सकती है जितनी अभी हुई है। जी हाँ, हो सकती है सर, और उसी के हिसाब से प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है।
वेलकम बैक। तो आज बात हो रही है शारे भुट्टो के हवाले से, और ये जो रेन की वजह से ट्रैफिक जैम है, कराची के जो मसाइल हैं, लोड शेडिंग, इस सारी सूरत हाल पे हम बात करें। शारे भुट्टो के हवाले से अभी जिस तरह से मैं कह रही थी कि पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ किस्म के बयान सामने आते हैं। अब इससे पहले जब बरसात हुई थी और इससे पहले जो रेन थी उसमें जो सूरत हाल हुई थी, तो उसमें जो है वो ये भी बात सामने आई थी कि जी इन तारीखों में जो है वो चांद की पानी नहीं लेता समंदर। फिर उसके बाद ये बात हुई जी 40 मिलीमीटर से ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन नहीं है, 100 मिलीमीटर हो गई, इसका तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। भाई नेचुरल डिज़ास्टर है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। आप 100% नहीं तो कम से कम आप 70% 80% अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको ये देख के बनाते हैं कि वो किस तरीके से काम कर सकेगा हैवी रेनफॉल में, कोई डिज़ास्टर हो जाए। और फिर एक प्रोजेक्ट आप तामीरी इस जगह पर कर रहे हैं जहाँ से नदी है, तो उसके लिए तो आपको 10 टाइम्स मोर कॉन्शियस होना चाहिए। आप इतने खतरा चीज़ें बता रही खतरनाक, तो मसला हो जाएगा। अच्छा मैं बताऊँ सबा, जो कराची शहर में 2 बड़ी नदियाँ हैं, एक है आपका लियारी नदी, एक है आपकी मली नदी। सही। मली नदी में कराची का कोई पानी नहीं आता है। सही। ठीक है, ये आपका मज़ाफ़ाती इलाके जो मोटर वे पे आपका बिल्कुल जाके 40-50 किलोमीटर दूर का जो आपका पहाड़ी इलाके हैं, सिलसिले हैं, हाँ। बलूचिस्तान, आपके नेशनल कीर्तन पार्क, इधर जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, क्योंकि ये जो तूफ़ान आया था जिसे मैं बोलूँगा, जिससे फ्लड आया है, हाँ। तो ये आपका मज़ाफ़ाती इलाके में बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि वहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग नहीं आती है। मैं कहूँ मौसमिया से वहाँ कितनी बारिश हुई है, मेरे हिसाब से 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। कहाँ? मज़ाफ़ाती इलाका जो बहरिया टाउन से आगे का है। हाँ। मली नदी जो आ रही है काठौर के पास से आ रही, क्योंकि काठौर तक ये रोड लेके जा रहे हैं शारे भुट्टो मली नदी से ही। वो M लाइन क्रॉस करके जो आपका मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ से वो पहाड़ों से उस इलाकों में जो बरसात होती है वो पानी आता है, मली नदी में आता है, वो यहाँ से क्रॉस होता है, ये करता हुआ कहाँ पे कॉजवे आता है, फिर क्रोंगी क्रॉसिंग जाता है, फिर वहाँ से समुद्र में चला जाता है। लियारी नदी जो है कराची में जो पूरे इलाकों में बरसात होती है, नकासी आब होता है, वो लियारी नदी में तुगयानी आई थी। मेरा ये कंसर्न था जब हुआ तो रात को हम पूरी स्पेशल ट्रांसमिशन में सिटी 21 चला गया था, फिर बाकी चैनल आए थे और हमारी टीम भी रात को स्पेशल लोगों को भेजा, और ऐसी सूरत हाल थी कि लियारी नदी कंटिन्यू बढ़ रहा था। और कुछ जगहों पे अगर आपको बताऊं कि लियाकताबाद के बाद जो लियारी नदी का जो जा रहा था, ब्रिज पे पानी आ गया था। अब आप सोचें पानी का फ्लो इस वक्त, जो मैंने लियारी एक्सप्रेसवे का दौरा किया था, तो अल्लाह का शुक्र है, दुआ करते हैं अल्लाह मियां ने हमें बहुत महफूज रखा कि लियारी नदी कंट्रोल में आ गई, क्योंकि 14वीं का चांद था, पानी समुद्र नहीं ले रहा था, बैक मार रहा था। और वो जो फ्लो आया तो उसमें आप यकीन करें, लोग उस लियारी नदी में, हमारे यहाँ तो आपको पता है इलीगल कंस्ट्रक्शन, लियारी नदी में गाड़ियाँ पार्क थीं, लियारी नदी के जो आपको लियारी एक्सप्रेसवे उसके नीचे गाड़ियाँ थीं वो बह गईं, फिर लोगों के घर बनाए हुए थे इलीगल वो बह गए। मैं आपको बताऊं कि इम्तियाज़ है गुलशन इकबाल में, उसके नीचे पार्किंग के लिए वो पूरा बनाया हुआ था। जब हमने गया तो डीसी को बताया तो उन्होंने वो तोड़वाया। और लियारी नदी के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यार कौन हो आप लोग? मतलब वहाँ पे आपने बनाया, कहाँ गई ये गवर्नमेंट, कहाँ गई लोकल गवर्नमेंट, कहाँ गए मेयर कराची? जब वो एक पुल के नीचे, इस वक्त कराची में आपको बताऊं सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अल्लाह मियाँ ने बिल्कुल अपना रहम फरमाया कि पूरे कराची में लियारी नदी हो या आपका मली नदी हो, जहाँ जहाँ ब्रिजेस हैं उसके नीचे आपने सबा खुद देखा है, झोपड़ियों वाले वहाँ रहते हैं। जब पानी आए सब रोडों पे आ गए, और बच्चे भी हैं उन पर। देखें कोई भी हो, बच्चा इंसान है, आपको उसकी जान बचानी है, लेकिन वो जब वहाँ रह रहे हैं, वो अब चाहे पढ़े लिखे नहीं है या जो भी है, पानी तो आता ही नहीं है, बातें बोल के नीचे उनको बसा रहे हैं। क्रैक डाउन होना चाहिए, तमाम ब्रिजेस के नीचे जितनी भी झोंपड़ियाँ हैं, इलीगल तामीरात है, सबको तोड़ देना चाहिए और कोई भी ब्रिज के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हादसा हो सकता है। अगर आप सोचें वो फैमिलियाँ डूब जाती, फिर कौन इसका जिम्मेदार होता? बच्चे, आप यकीन करें, आपको 3 अट्टी पे मैं गया, जाके हमने किया तो वहाँ पे 3 दर्जन बच्चे जो हैं टीले पे बैठे हुए थे। इस सिचुएशन का आइडिया ना वही लोग लगा सकते हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हो। मतलब अभी ये जो कल परसों में बारिश की सूरत हाल थी, इसमें एक जगह मैं स्टक थी तो बहुत ज़्यादा पानी मुझे फेस करना पड़ा। आप यकीन करें कि इससे पहले मैंने कभी इतना पानी नहीं देखा कि भाई मैं उस पानी में से गुजर के जाऊँ। मुझे मतलब 10 टाइम्स 20 टाइम्स ये सोचना पड़ा था कि क्या मैं इस पानी में से गुजर के जा सकती हूँ, क्योंकि वो इतना गंदा पानी होता है, उसमें कचरा है, उसमें जानवर हैं, उसमें जरासीम हैं। बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि हर इंसान को ना अल्लाह ताला ने स्पेशल ही बनाया है, हर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और वो जब ये बैक्टीरिया, ये जरासीम, ये सारी चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकता ना, तो वो बीमार हो जाता है। आप सोचें कि इसके बाद कितनी बीमारी फूटेगी।
बीमारी की क्या सूरत हाल होगी। इनफैक्ट वो जो कैंप्स लगे हुए पंजाब में जहाँ पर ख़वातीन हैं, उन कैंप्स में वो गांव के ही लोग हैं, वो हैबिचुअल हैं, उन तमाम तर चीज़ों से हैबिचुअल हैं और वो इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह जानते हैं। वो देखते होंगे कि उनके गांव में कहीं सांप भी घूमता फिरता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन कैंप्स में सूरत हाल ये है अशरफ भाई कि ख़वातीन को वहाँ पर जो है ना जितनी स्किन एलर्जी हुई हुई है, उनके बच्चों को इन्फेक्शन हुआ हुआ है और वो ये कहते हैं कि हम इतनी बुरी हालत में कि आप हमसे पूछे ना। तो इस सूरत हाल का ना सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हम कहते हैं शहर साफ़ रखें जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर रखें जी, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना है तो देख के बनाएं कि वहाँ से आवाम की सहूलत है भी या नहीं सहूलत है। वो इसीलिए होता है कि सबसे पहले आप सफाई का ख्याल रखें, फिर आप अपनी जो प्रोजेक्शन होती है, जो मैनेजमेंट होती है, उसका ख्याल रखें। अब आप देखें कि डेंगू के कितने मरीज़, मलेरिया के कितने मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इसके बाद स्किन इन्फेक्शन बुरी तरह से जो है वो आप देखिए कि कराची हाइट्स में आगे बढ़ता जा रहा है। आए दिन जो है वो कोई ना कोई ये खबर सामने आ रही थी कि जी स्किन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा रश है। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, ये सारी चीज़ें कौन, मतलब उन लोगों की भरपाई कौन करेगा जिसको मुस्तकिल बीमारी हो गई, जिसको बाकी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ये लियारी नदी का पानी या ये इस तरह की मिसमैनेजमेंट। देखिए ना, ये इंतज़ामिया की नाअहली है। हाँ। अब मैं बताऊं, इस वक्त जो एक मैसेज दूंगा हमारे सिटी 21 के मॉर्निंग शो से जी, कि जितने भी लोग हैं कराची के रिहायशी, 35 लाख मकानात हैं कराची में, हाँ, उनके एक अपील है मेरी तरफ से कि इस वक्त जो पानी आ रहा है, हाँ, जिनके घर में आ रहा है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का, हाँ, तो पानी बॉयल करके पिएं। हाँ, क्योंकि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, जहाँ जहाँ पानी आए तो आप सोचें क्या क्या गंद उसके अंदर गया, क्योंकि ओपन नदी से पानी आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसको हम पूरे कराची वालों से अपील है कि ओपन टैप वाटर जो है वो ना पिएं, क्योंकि इसमें बहुत बीमारियां होंगी। आप जो भी पानी है यकीनी तौर पे उसको बॉयल करके पिएं, कोई भी कुछ भी हो, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी, क्योंकि इस वक्त जो डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया सारी, क्योंकि पानी में आपको चीज़ें वो जरासीम नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं। सब आप यकीन करें, पानी का गिलास लेके आप किसी लेबॉर्ट्री में जाएंगे ना, उसको पानी का एक उसके मॉलिक्यूल से निकालते हैं, उसको टेलीस्कोप जो होते हैं, हाँ, हाँ। तो उसमें से आप देखेंगे इतने कीड़े नज़र आएंगे जो जरासीम जो हमें नेकेड आई से आम आँख से नज़र नहीं आता है, तो उसको हम पूरा उसको चेक करते हैं। आप पानी नहीं पिएंगी, राइट, ठीक है। तो इस वक्त ये है कि एक अपील है कि तमाम जो कराची के शहरी हैं वो पानी जो आ रहा है घर में या जो भी, उसको बॉयल करके दें, बच्चों को खास तौर से। बच्चों को डायरेक्ट पानी ना दें, क्योंकि वो ऐसी बीमारियां होंगी, क्योंकि जो सिचुएशन है बहुत खतरनाक हुई हुई है। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आपका जो पानी की सप्लाई है वो ओपन आपके ट्रैक से आता है, आपका जो कडली से पानी आ रहा है, पिपरी से आ रहा है, ओपन ट्रैक से आ रहा है, और उसमें जो गंदगी गई है, और वहाँ कोई आपको देखें, हम सिंध में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जो अगर फ़िल्टर प्लांट की बात करें वो करें तो आपको पता है फ़िल्टर प्लांट मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो कराची में नदी से जो पानी आ रहा है, जिसे आप जो नहर कहते हैं, जो पिपरी से आ रहा है, पेहब से आ रहा है, ओपन आ रहा है, उसमें मैंने जानवर मरे हुए देखे, ठीक है। फिर वो जो यही तो कहने की बात है कि इसके बाद ये तो डिजास्टर हो गया, लेकिन इसके बाद अब जो आवाम की सूरत हाल होगी ना वो बहुत वर्स्ट होगी। चलिए जी, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपके साथ में शेयर करेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कि फ्लड की सिचुएशन पर ये रिपोर्ट क्या कहती है और कहाँ कहाँ किसकी नाअहली है या गलती है। स्टे वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है ट्रैफिक जैम की, और कराची में जो ट्रैफिक जैम है अब ये मामूल के मुताबिक तो है, लेकिन अब एक्सेस हो गया है, क्योंकि अब जो हालात हैं, यानी कि अब अगर हर साल ऐसी बारिश होगी तो हर साल फिर इस तरह की ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना होगा। तो फिर क्या करें अशरफ भाई, पैदल चलें लोग, मतलब फिटनेस जिम ज्वाइन कर लें, रनिंग की तरफ जाएँ, वॉक की तरफ जाएँ, कश्तियाँ खरीद लें, मतलब क्या करें फिर? नहीं, मतलब ये ऐसा सवाल है, क्या बताएं कि कल से जो सूरत हाल है सब, कल 3.5 घंटे फंसा हूँ मैं खुद, आप भी फंसी हैं, फिर उसके बाद वापसी में रात को फिर फंसा। मैंने उसको, हालांकि शाम को हमने टीम भेजी एसएसपी कोरंगी के पास, उनसे मैंने पहले से पूछा, पहला सवाल मैंने कहा भाई दिन में तो हो गया, अब शाम में क्या प्लानिंग है? भाई आप फिक्र ना करें, और हमने पूरी प्लान कर लिया है। ब्रुक से जो निकलेगा वो सीधा जाएगा यहाँ पे केपीटी इंटरचेंज, और ये हमारे हर जगह बंदे हैं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं। अल्लाह माफ़ करे वो जो शाम से जो ट्रैफिक जैम हुआ है करीमाबाद पूरा चौरंगी। देखें, एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी अगर आप कोई ट्रैफिक को कंट्रोल करना, चौरंगी क्यों होती है पता है? चौरंगी इसलिए कोई ट्रैफिक आ रहा है वो गोल घूमेगा तो दूसरे जगह को सांस मिलेगी। आप ट्रैफिक को रोक ही नहीं रहे चारों तरफ से। अब हमारे यहाँ शहरियों का भी मसला ये है कि खासतौर से बाइक सवार, अगर जहाँ जगह नहीं मिलेगी तो आने वाला ट्रक जो खाली होगा उसमें चले जाएंगे, अब वो जो आने वाला है उसको भी रोक देते हैं, अब जाओ खड़े रहो, अब वो खड़ा हुआ वो बाइक वाला यूँ करेगा,
हाँ बिल्कुल। और इस पे ना मुझे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं हमारे शो पे खुद जो भी पॉलिटिशियन आते हैं वो ये कहते हैं बस अब आप देखें 2026 में कराची जो है वो दुबई बनने जा रहा है, बस अब आप देखें कि 2027 में जो कराची है उसका नक्शा चेंज होने जा रहा है। जी इनिशिएटिव ले लिया है, कराची अब रॉक करेगा, कराची अब बिल्कुल दुबई जैसा बन जाएगा। तो वो तो बने या ना बने ये नहीं पता, लेकिन कराची के अवाम ने ना अब AI के थ्रू ये एक वीडियो बनाई है जिसमें 2035 में उनके मुताबिक कराची ऐसा होगा। जी जनाब, तो 2035 में कराची ऐसा होगा अवाम के मुताबिक, और जो लोग कराची को जज करते हैं उनके मुताबिक। तो भाई जब ऐसा होगा तो फिर ऐसा तो लाजमी होगा। तो 26 और 27 का तो हमें पता नहीं, लेकिन देखें लोगों ने प्रेडिक्शन पहले से कर दी है। अब इस वीडियो पे आप क्या कमेंट करें? देखिए वो तो इन्होंने मतलब AI ने भी सिचुएशन देखते हुए ना उसने भी कहा भाई यही हो सकता है। देखें तो देख के ही मतलब एक जो कराची की सूरत हाल हुई है उस पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो बनाई है बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। स्कूल के बच्चे बोर्ड पे जा रहे हैं और जो कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो अपनी स्पीड बोर्ड पे जा रहे हैं। और जो दफातर या शादी भी हो रही है, खाना बन रहा है, वो बोर्ड पे बन रहा है। तो क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना आप समझ लें कि ट्रैक चलता है ना कि क्या सूरत हाल है, क्या जो, क्योंकि इस तरीके से भी अगर इनको होश के नाखून दिला दें तो चलें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू के कराची में क्या हुआ, उसके बाद भी बोलें सब अच्छा है, सब क्लियर है, सब कोई मसला नहीं हुआ है। यहाँ ज़्यादा नहीं कि तकरीबन आपको हज़ारों घरों में पानी गया है, सही ठीक है कराची में। आपने सैकड़ों लोगों को जान बचाई है कि पानी आपके ये सीने तक पानी, और बच्चे हैं उसके अंदर। आप सोचें कि 3 फीट 4 फीट के बच्चे, और वो पानी में किस तरीके से थे, जिसको रेस्क्यू 1112 ईजी छिपा इन लोगों ने बचाया। क्योंकि वजह क्या हुई कि आपके नदी नाले बिफर गए थे, पानी का लेवल चढ़ा। तो आप यकीन करें लियारी नदी इतना डेंजरस था ना। मैं दुआ करो अल्लाह ताला से हमें नफिल नमाज पढ़नी चाहिए कि लियारी नदी जो है नीचे चली गई। अगर ये कंटिन्यू बढ़ रही थी, पुल से ऊपर चली जाती है तो आप पूरा लियारी नदी आप सेंट्रल से लेके सारी जगह से क्रॉस होता हुआ जा रहे हो, तमाम इलाके जहाँ से लियारी नदी जा रही है तमाम इलाके डूब जाते। 100% आपको बोल रहा हूँ। अल्लाह का करना ये हुआ कि 14वीं की रात थी और समुंदर वो लियारी नदी का पानी नहीं ले रहा था, वो बैक मार रहा था। तो उसके बाद क्योंकि पानी जब तुगयानी होती है तो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है, तो वो सिचुएशन थी। लेकिन जैसी सुबह हुई, यानी कि जो तुगयानी आई हुई थी, सुबह 5 बजे के बाद वो जो लेवल चढ़ रहा था, आप यकीन करें नेटी जेटी पे हमने फुटेज दी है, ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा था। अगर वो और ऊपर चला जाता ब्रिज और ये सब ले जाता अपने साथ, कुछ भी नजर नहीं आता ये सारे ब्रिजेस वगैरह। मैं अल्लाह का करना ये हुआ कि सुबह के बाद सब कुछ चेंज हुआ है, समुद्र ने पानी लेना शुरू हुआ है लियारी नदी से, मली नदी का भी लेना शुरू है। क्योंकि पानी जो समुद्र का चढ़ा हुआ था ना, जब पानी ऊपर आया हुआ होता है तो ये दूसरे नदियों का पानी नहीं लेता, वापस बैक मारता है। तो जब वो समुद्र ने पानी लेना शुरू किया सुबह से, तो फिर उसका जो लेवल था, आप यकीन करें सुबह जो मैंने अलासिफ स्क्वायर से मैं लियारी तक गया, पूरा मैंने सर्वे किया, वीडियो बनाई मैंने खुद, और जाके जब वहाँ देखा तो ऊपर तक पानी जाता है तो आपको पता है अपनी बाकियात छोड़ देता है, जो निशानी कहाँ कहाँ तक पानी है। 12 फीट नीचे चला गया वो। अगर वो 12 फीट और ऊपर आता तो सोचें क्या होता। जो नशेबी इलाके हैं तो आप यकीन करें वहाँ से पानी निकालना इतना मुश्किल होता ना, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी टीमें, आपको पता है तमाम मुतलका इदारे, KMC में हजारों लोग हैं। बिल्कुल कंटिन्यू करते डिस्कशन को। हमारी करस्पॉन्डेंट है दुरे शहवार, वो इस वक्त कॉजवे पर मौजूद है और उनसे जानते हैं कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। दुरे अपडेट कीजिए। EBM कॉजवे जो बारिश के बाद आवाम के लिए बंद किया गया था, अभी एक अतराफी सड़क जो है वो खोल दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये EBM कॉजवे से मेहरान टाउन कोरंगी ब्रुक चुरंगी जाने वाली सड़क है, एक तरफ की खोल दी गई है। और ये मेरे अकब में ये बारिश के बाद की जो सड़क की सूरत हाल है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के बाद जो है वो कुछ जो दिन की बारिश ने जो ये सड़क की जो हालत की है, जिसकी अजियत से कोई दो चार नहीं हुआ है सिवाय कराची के शहरियों के, जो ये दोनों सड़कों के ज़रिए से अपने दफातर जाते थे, अपने घरों पर जाते थे। अच्छा जी, इस पर भी मरम्मती काम जारी है, जिसपे जो है जल्द अज जल्द जो है मरम्मती काम मुकम्मल करके ये सड़क भी आवाम के लिए खोल दी जाएगी। और यहाँ पर ये मरम्मती काम आप देख सकते हैं कि ये मरम्मती काम भी अभी इसकी शुरुआत हुई है और कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द ये जो है ये मरम्मती काम भी मुकम्मल कर दिया जाए, ताकि शहरी जो ये दोनों अतराफ की सड़कें इस्तेमाल करते थे आने जाने के लिए, दफातर के लिए, घरों के लिए, वो ये सड़क भी इस्तेमाल कर सकें। जी चलिए जी, बहुत शुक्रिया दुरे ने में अपडेट किया। अशरफ भाई, जिस तरीके से अब ये बता रही हैं ये सूरत हाल है, तो अब आप बताएं कि इस सूरत हाल में उन्होंने बता दिया कि ऑल्टरनेट प्लान के शहरी वो वाली सड़क इस्तेमाल कर सकते हैं या इस ऑल्टरनेट प्लान के थ्रू जा सकते हैं। सिचुएशन वर्स्ट है देखा जाए तो,
लेकिन ये जो ऑल्टरनेट प्लान हमारे करस्पॉन्डेंट बता रहे हैं या जो प्लान दिया जाता है वो एग्जीक्यूट तो कहीं नहीं हो रहा। नहीं, वही अभी आप देखें कि जो सूरत हाल है ना, यहाँ पे आप गाड़ियों बाइक वाले आपको नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ आपको नज़र नहीं आई, क्योंकि जो कोरंगी कॉजवे EBM कॉजवे आपने भी कितनी दफ़ा रोज़ी आती है ऑफिस तो आपने देखा हुआ है, तो वो जो दो उसकी ढलान है, जो दरिया का पानी है वो पूरा टूटा हुआ है, इस वक्त सड़क ही नहीं है। अब गाड़ी आएगी और खुदा ना खास्ता उस पर आके कोई डैमेज हो, फिर एक नया मसला। अभी तो बाइक वाले आपको पता है वो तो आपको कहीं से भी पानी की तरह निकलते हैं, वो कहीं भी जगह मिलेगी वो निकल जाते हैं, चाहे फुटपाथ हो, ब्रिज के ऊपर बीच वाला ट्रैक है उस पर चले जाएंगे। अभी बाइक वाले नजर, गाड़ी में वही देख रहा था गाड़ियों की क्या सिचुएशन है, तो अभी हमारी टीम जाएगी, हेली वगैरह देखते हैं, लेकिन कल तक जो हमने देखा था वो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। मैंने ये जैसे कि बताया कि लियारी हो या मली नदी हो, दोनों में पानी का लेवल कम होना शुरू है जैसे जैसे, क्योंकि अब बरसात रुक गई है। अब बरसात उस स्पीड से नहीं हुई, अगर बरसात मुसलसल हो रही होती एक और ये चैलेंज था हमारे लिए, लेकिन अब शुक्र है कि जो कराची तो इतना पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो बरसात रुक गई है। लेकिन अब जो उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट है, जो चीज़ें तबाह हुई हैं उसको कब तक रिपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो रिपेयर और मरम्मत का काम तो आपको पता है माशाल्लाह से रोना शुरू हो जाएगा, पैसे नहीं है और ये नहीं है। तो अब आपको बताऊँ, हमने जो खबरें दी हैं इस बीच में जो बरसात हुई है, तो पहला एक हमने दिया कि आपने शराय भुट्टो वो जो एक ट्रैक है जो ज़ेर तामीर था वो बह गया। फिर वो दिया कि इन्होंने बनाया था कि एक आपने वो हब केनाल, नई हब केनाल बनी थी 12 अरब रुपए के मालियत से 22 किलोमीटर की, वो नॉर्दर्न बाईपास पे वो भी बह गई। और पुरानी जो हब केनाल थी, 10 करोड़ गैलन पानी देते थे साइड पे, और ये मंगो पीर पे और ये बल्दिया साइड पे, वो पानी के दोनों ट्रैक टूट गए। किस वजह से? मडी नदी में जो तुगियानी आई थी। अच्छा। और वो टूट गए, और यहाँ पे वाटर बोर्ड ने दावा किया था कि 36 घंटों में रिपेयर कर देंगे। हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं एहसन अब्बासी कल गए थे, और वहाँ कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। दावे तो कर देते 36 घंटे में, वो दोनों ट्रैक जो है ना 10 करोड़ गैलन पानी हब से वो लेकर केनाल आती थी, वो दोनों टूट गई है। और इस वक्त जो है बल्दिया हो गया आपका, मंगोपीर हो गया आपका, साइड इंडस्ट्री हो रही है, वहाँ पानी टोटल ज़ीरो हुआ हुआ है क्योंकि केनाल बंद है और पानी रुका हुआ है। बरसात जो हुई है, हब डैम भी टोटल फुल के ऊपर है। बिल्कुल, बस ये सिचुएशन इस तरह से है। अब करना यही है कि ओवरकम करने के लिए काम करना पड़ेगा, अमली इक़दाम करने पड़ेंगे, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो उसके लिए हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक और पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। वेलकम बैक। तो भाई आपके साथ में शेयर करते हैं कि कराची में जिस तरीके से एग्जीबिशंस होती रहती हैं और एक्सपो सेंटर में कमाल की चीज़ें होती हैं, इस दफ़ा जी हुआ है एक्सपो 2025 का आगाज़, जिसमें जदीद मशीनरी और मेड इन 3P कराची का जो विजन है उसको बहुत सराहा गया है। इस हवाले से ताहिर ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ हाई टेक मशीनरी के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इस एक्सपो का आपका जो फीडबैक रहा वो कैसा रहा, और इसका बेसिकली मकसद क्या है, विजन क्या है आप लोग? सबसे पहले तो ये है माशाल्लाह के जो फीडबैक है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। स्पेशली जो कराची के लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरेस्ट जाहिर किया है। काफ़ी लोग आए जो एक्चुअली आज तो तीसरा दिन है जो कि आखिरी दिन है, लेकिन पिछले 2 दिनों से काफ़ी रश रहा, जिसमें बड़ी अच्छी बात है कि इंडस्ट्री के जो लोग थे वो तो है ही हैं, लेकिन जो यूथ है उन्होंने जो मतलब मशीन्स लगी है वहाँ पे, और बड़ा अच्छा एक प्रेजेंट किया गया है प्लास्टिक से रिलेटेड, जिसमें प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के सेटअप्स हैं, फिर इसके अलावा ब्लो मोल्डिंग है, प्रिंटिंग है, पैकिंग है। तो उसमें जो यूथ है उन्होंने बड़ा अच्छा भी वो दिया, और जो इंडस्ट्री है मेन जो इस फील्ड से रिलेटेड है उनका बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रहा। अच्छा, तो ओवरऑल बहुत अच्छा हमारा जो है ना एक ऑब्जर्वेशन है कि बड़ी अच्छी जो है ना इसकी फीडबैक आई, लोगों का फीडबैक अच्छा, बड़ा अच्छा। आज थर्ड डे है। आज थर्ड डे है जी, बिल्कुल। अच्छा, ये जो मैंने आपसे ब्रेक में पूछा था 3P जो है, ये जरा सा थोड़ा 3P का बेसिकली मतलब जो वो है स्टैंड फॉर है, वो बेसिकली है प्लास्टिक, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, राइट? ठीक है, तो ये रिलेटेड ही स्पेशली इससे ही है, और इसी से रिलेटेड गुड्स जो है ना इस पर डिस्प्ले किया गया है। जिस तरह चूँकि मैं हाईटेक को है हमारा सेटअप, तो उसमें हमने इंजेक्शन मोल्डिंग का बड़ा एक अच्छा सेटअप डिस्प्ले किया है, एक प्रॉपर इंडस्ट्री को हमने डिस्प्ले किया है। मतलब उसमें आप ब्लो मोल्डिंग देख सकते हैं, ठीक हो गया, और इससे रिलेटेड आप पाकिस्तान की पहली मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मेड इन पाकिस्तान नहीं है, वो हमने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया है कि ये मेड इन पाकिस्तान हो सकती है। और हाईटेक का स्पेशली मोटिव ही यही रहा है
कि हमने मेड इन पाकिस्तान चीज़ को जो है ना प्रमोट करना है। ये जो हम इंपोर्ट पे डिपेंडेड हैं और फिर रॉ मटेरियल्स हैं आगे पीछे हैं, तो वो बड़ा अच्छा हमने डिफ़ाइन किया गया है कि ये चीज़ें पाकिस्तान में पॉसिबल है और एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। अच्छा। आप वन विंडो के ऊपर सारी चीज़ें जो है ना आप उसको अवेल कर सकते हैं। आप जाएं देखें, मैं इनवाइट करता हूं अपना जितना भी कराची के हमारे हैं भाई सारे, वो आए वहाँ पे फिजिकली चेक करें कि मशीन्स लगी है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या नीड्स हैं उनकी, कैसे उसको रन किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। नॉर्मली चीज़ें आसान होती है लेकिन चूंकि देखी नहीं होती तो हमारे लोगों के लिए वो बहुत लंबा चौड़ा और बहुत एक प्रोसेस लंबा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने इस एक्सपो में एक प्रॉपरली तकरीबन इस वक्त हम 8 इंडस्ट्रीज हमने एक फ्लोर के नीचे डिस्प्ले किए हैं जो कि रनिंग में है इस वक्त। अच्छा, हाँ। सही। अच्छा, जिस तरह से सर आप बता रहे हैं कि लोग इस बारे में जब देखते हैं तो उनको पता चलता है कि कितनी जो है वो फ़ायदेमंद है, कितनी इम्पैक्टफुल है। विजन क्या है आप लोगों का? विजन स्ट्रेट हमारा एक ही है कि हमने पाकिस्तान को जो है ना मेड इन पाकिस्तान पे लेके आना है। ठीक अच्छा, सही। और मेड इन पाकिस्तान तभी आएगा कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद जो चीज़ हम बाहर से ले रहे हैं हम यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें उसकी, जो कि पॉसिबल है। ठीक है। और जिन ब्रांड्स के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो दुनिया के बड़े फेमस ब्रांड्स हैं। ठीक है। तो बजाय इसके कि उन्हीं ब्रांड्स का बनाया हुआ हम वहाँ से लेके यहाँ पे लाके कंज्यूम करें, व्हाई नॉट वो हम यहाँ मैन्युफैक्चर करें, यहीं यूज़ करें। और यहाँ की जो लोकल यूथ है, जो कि मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा, मैंने बड़ा ऑब्ज़र्व किया है जो हमारे यूथ हैं जिन्होंने माशाल्लाह अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और जिन्होंने पढ़ा है वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं जिसमें उनको सीखने को भी मिलता है, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो है जो यंग जनरेशन है जो अभी पढ़ रहे हैं उनको सीखने को बहुत मिल रहा है, सीखने को बहुत मिल रहा है। अच्छा, जो यूथ है उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इंडस्ट्री को देखें, इस विजन के साथ जुड़ें और इसको अप्रिशिएट करना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हमारा विजन ही मेड इन पाकिस्तान हो तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि ये कोई भी जब कोई भी कंट्री या कोई भी कंट्री के लोग इस तरह से इनिशिएटिव लेते हैं ना तो इट्स अ बिग थिंग। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा यूथ को जो मैसेज है वो यही है, जो मोस्ट मतलब इस वक्त जो पाकिस्तान जिस सिचुएशन से इस वक्त वो जा रहा है, मतलब जिस तरफ उसकी वो है कि डिपेंडेड रहें किस चीज़ पे कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और उसके लिए एक ही मोटिव है कि हमने इधर ही रह के करना है और मेड इन पाकिस्तान बनाना है। उसके लिए जिस तरह ये एक एक्सपो लगी है और सिस्टम चल रहा है, ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जितना उनको लगता है कि जी यहाँ नहीं है तो हमें बाहर ही करना पड़ेगा। यही है, आपको थोड़ा सा इसको डिस्कवर करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी सी आपको एक जिस तरह लर्निंग है उससे गुजरना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल थ्रू एक चैनल है उससे थोड़ा सा बहुत लेना मतलब चलना पड़ेगा। यही मिल जाएगा आपको। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो हमने डिस्प्ले किया है हाईटेक के नाम से माशाल्लाह इस वक्त मतलब एक नाम है हमारा, तो उसमें आप जाके फिजिकली विजिट करें, आप देखें, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पड़ी है और सिर्फ दिख रही है कि ये मतलब मशीन है, नहीं, वहाँ चल रहा है, आपको फिजिकली नज़र आएगा कि ये कैसे चलता है, कैसे मतलब आपको इससे आउटपुट निकलेगी, क्या चीज़ हम बना रहे हैं पाकिस्तान में, मतलब मशीन से जो चीज़ आउट मतलब प्रोड्यूस हो रही है उसकी नीड कहाँ कहाँ है। ठीक हो गया। तो यूथ जो है उसको बड़ा अच्छा गेन कर सकती है, उसको मतलब आगे जाके अपनी लाइफ में जो है ना उससे यूथ के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। अशरफ भाई, व्हाट डू यू से ऑन दैट कि सर बता रहे हैं कि एक विजन है, मेड इन पाकिस्तान का विजन लेके चल रहे हैं, यूथ के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है। जी देखें, प्लास्टिक पैकेजिंग और प्रिंटिंग जो है देखें पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फ़रोग पा रहा है। और प्रिंटिंग की बात करूं तो पाकिस्तान आप चाइना को भी बीट कर रहा है। अच्छा। अब बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड जो हैं जैसे खाने पीने की फूड चेन है, उनकी तमाम पैकेजिंग कराची से एक्सपोर्ट होती है, यूके तक जाती है, मिडिल ईस्ट में जाती है। उसी तरीके से अगर हम इस सेक्टर को देखें ना, पाकिस्तान का सालाना $70 अरब का दरामदी इंपोर्ट बिल है। अब उसको अगर कम करना है, जैसे कि इन्होंने कहा कि हम लोकल मेड इन पाकिस्तान पे जाएंगे तो कीमती ज़र मुबादला खर्च नहीं होगा,
तो ये फोकस करना होगा हर सेक्टर में। अब ये बताऊं, प्लास्टिक पैकेजिंग और प्रिंटिंग के बाद तो प्लास्टिक का जो है ऑटो सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बम्पर हो गया, दीगर चीज़ें होगी, प्लास्टिक मोल्डिंग। तो हम मुकामी तौर पे गाड़ियां जो हैं इस वक्त 68% असेंबलिंग कर रहे हैं ना, मुकामी तौर पे स्पेयर पार्ट्स वगैरह। इसी तरीके से तमाम सेक्टर को अगर हम देखें कि 1 by 1 मेड इन पाकिस्तान पे जाएंगे तो पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला बचेगा, जो कि इंपॉर्टेंट जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त कीमती ज़र मुबादले की ज़रूरत है। अब जैसे कि हम प्लास्टिक पैकेजिंग और प्रिंटिंग सेक्टर को देखें तो ये अहम सेक्टर है। इसमें बहुत ज़बरदस्त आप यकीन करें कि हम लोकल डिमांड को भी पूरी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को भी पूरा कर रहे हैं ना, और पाकिस्तान चाइना को बीट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है प्राइसिंग में और इतनी मुश्किलात में। मैं इनसे एक चीज़ पूछनी थी, क्योंकि लाहौर से बिलोंग करते हैं सर। अगर हम देखें कि लाहौर में भी इंडस्ट्रीज़ है, कराची में 7 इंडस्ट्री जोन है, 24,000 छोटी बड़ी सनतें। यहाँ पानी का मसला, यहाँ गैस का मसला, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, ये मैं नहीं मतलब तमाम इंडस्ट्री सेक्टर्स कहते हैं। तो कंपैरिजन एज अ बिजनेसमैन आप कैसा देखते हैं, कराची के बिजनेसमैन को कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए, एज अ बिज़नेस जो वो है, चूँकि कराची में आता रहता हूँ, देखता भी हूँ। कराची एक बहुत बड़ा शहर है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, काफ़ी माशाल्लाह यहाँ की आबादी भी है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी कि यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है चीज़ों को मैनेज करना, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, गैस बिजली को और फिर यहाँ के इंडस्ट्रियल स्टेट को देखते हुए। सही मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नामुमकिन में से शायद नहीं है। बनिस्बत इसके अगर हम दूसरी सिटीज़ को देखें तो शायद वहाँ पे ज़रा ऑर्गेनाइज्ड है, ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से डिज़ाइन किया गया है, तो वहाँ हमें इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता, सही जितना कि यहाँ पे हमें यहाँ पे करना पड़ता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया ताहिर ज़ेब साहब हमारे शो पर आए, थैंक यू सो मच हमारे शो पर आए। तो जनाब यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सिटी अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। और अब हम बात करेंगे इस हवाले से कि जो आसेब हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, और जो खाली जगह होती हैं क्या वाकई वहाँ पर आसेब होते हैं, या फिर इसके अलावा जो है ये एक मिथ है कि आसेब होते हैं, ये एक मिथ है कि कहीं पर जिन होता है, ये एक मिथ है कि भाई कहीं साया है, कहीं असर है। इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब और हमारे साथ हैं ख्वाजा इरशाद फ़खरी साहब। अच्छा जी, इन दोनों को वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुफ्ती साहब, जिस तरीके से अभी मैं जिक्र कर रही थी, ब्रेक के लिंक में भी मैं पूछ रही थी ख्वाजा साहब से कि ख्वाजा साहब ये कहाँ होते हैं जिन, और ये किसको नज़र आते हैं, या जो आसेब हैं ये कहाँ होते हैं, या ये वाकई एक ऐसी मिथ है कि भाई कोई जगह है, खाली जगह है, अंधेरा है, वहाँ पर कोई आसेब हो सकता है? पहले तो ऑब्वियसली हम वी ऑल नो कि जिन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं, इनकी मतलब एग्जिस्टेंस कहाँ होती है, किन जगहों पर ये ज़्यादा होते हैं, या ये ऐसी मिथ है? क्योंकि जिन है अगर एक तो वो तो ज़ाहिर है वीराने में कहीं होगा, तो वो आबादी वाले एरियाज़ में कैसे आते हैं और किस तरह से इनकी एग्जिस्टेंस होती है? असल में देखें, हुजूर के एक सहाबी हज़रत बिलाल बिन हारिस वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे थे, और कहते हैं मैं भी पीछे पीछे। तो कहा कि जब क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे थे तो जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत फरमाने के लिए जा रहे थे वहाँ आवाज़ें आने लगी। कहने लगे आवाज़ आ रही है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तो कहा, बिलाल बिन हारिस कहते हैं मैं हैरत में आ गया कि ये आवाज़ें आ रही हैं, क्या है, कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा। कहा इसी असना में जब हुजूर तशरीफ़ लेकर आए तो हज़रत बिलाल बिन हारिस कहते हैं मैंने हुजूर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आवाज़ जो आ रही थी ये कौन थे, क्या थे? हुजूर ने फरमाया कि जिन्नात मेरे पास आए थे, मुसलमान जिन्नात भी आए थे और जो है गैर मुस्लिम जो है वो जिन्नात भी आए थे। दोनों कह रहे थे कि हमें भी ज़मीन चाहिए, हमें भी जगह चाहिए, या रसूल अल्लाह हमें जगह दीजिए। अब यहाँ पर जैसे हमें भी रहने के लिए जगह चाहिए, तो जिन्नात भी कह रहे हैं कि हमें जगह चाहिए, मुसलमान जिन्नात भी इसरार कर रहे हैं इस बात पर कि हमें भी जगह चाहिए, और गैर मुस्लिम जो जिन्नात है वो भी कह रहे हैं। हुज़ूर ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने मुसलमान जिन्नात को ऊंचे टेले और चट्टानों की जगह मैंने उनको दी, और जो गैर मुस्लिम जिन्नात थे उनको मैंने नीचे पस्ती की जगह जो है वो उनको दे दी कि भाई वो वहाँ जाकर रहे। तो अब यहाँ इस हदीस शरीफ से एक बात तो ये पता चली कि ये टेले, चट्टानों में, मैदानों में, इस तरह के इलाकों में और ये पस्ती के इलाकों में यहाँ जिन्नात होते हैं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अता फरमाया, क्योंकि कुरान कहता है कि वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि हमने ज़बूर में लिख दिया कि ज़मीन जो है वो हमने अपने नेक बंदों को उनका वारिस बना दिया।
अब जो ज़मीन के वारिस कुरान कह रहा है मेरे नेक बंदे ये इसके वारिस है, यानी ये ज़मीन उनकी है। तो जो नेक बंदे जब उनके वारिस है तो वारिस को इख्तियार होता है जिसको चाहे दे दें। और नेक बंदों में हुजूर से बढ़कर नेक कौन है? और हुजूर फरमा रहे हैं कि मैंने मुसलमानों को ये वो दे दिया, चट्टान दे दिए, इस तरह ऊंची जगह दे दी। फिर हुजूर ने एक मकाम पर फरमाया कि करा झाड़ियों की तरफ मत जाया करो, करा झाड़ियों की तरफ मत जाया करो। हाँ, हुजूर ने फरमाया करा झाड़ियों की तरफ मत जाया करो। वजह यह है कि वहाँ करा झाड़ियों की जानिब जो है वहाँ पर जो है वो जो है जिन्नात वहाँ रहते हैं। और तुम वहाँ जाकर समझते हो तुम्हारा अपना मकान है। अब यहाँ इस बात से क्या बात समझ में आए? करा झाड़ियों की तरफ मत जाया करो, वहाँ पर वो रहते हैं और तुम समझते हो तुम्हारा अपना मकान है। अब क्या मतलब, कई ऐसी आबादियाँ जहाँ पर झाड़ियाँ हैं, जहाँ पर जो है वो है, सबको हम ढा कर काट वाट कर वहाँ पर जो है आबादी बना रहे हैं। अब वहाँ पर हुजूर कह रहे हैं करा झाड़ियों की मत जाया करो, वहाँ उनके मकान होते, तुम समझते हो तुम्हारे अपने मकान हैं। तो अब ऐसी जगह पर जहाँ पर ये झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी जंगलात बने, लोग उसको काट रहे हैं, ढा रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर आबादियाँ बना रहे हैं, तो वहाँ जन्नात की आबादियों में अपनी आबादी बनाएंगे तो मुश्किलात भी बन जाती है। ये भी मसला है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ख्वाजा साहब, आप ज़रा बताएं, इसको एक्सप्लेन करें, मेरी क्यूरीज़ और जो आवाम की क्यूर थोड़ा सा दूर करें कि ये जो जिन्नात होते हैं ये आम इंसान को क्यों नज़र नहीं आते, और दूसरी बात ये कि ये कहाँ होते हैं, ये क्या मतलब मिथ है या वाकई नहीं ये है ऐसा कि भाई अगर कोई किसी घर में शिफ्ट हुआ है और वो घर काफ़ी अरसे से खाली है, तो अगर चले वो जब शिफ्ट हो गए हैं वहाँ पर, वो जब जाएंगे लोग रहने लगेंगे तो वो चले जाएंगे ना, क्योंकि वो बहुत सारे लोग आ गए तो ये वीरानों में रहते हैं, उन जगहों पर रहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि रिहायशी जगहों पर भी ये मौजूद होते हैं और वो रह रहे होते हैं जब कोई आ भी जाता है उस मकान में फिर भी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है जी, और ये आजकल ये आम है और आम लोग इसको डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी चीज़ को भी समझने के लिए उसका म्यार मुतय्यन करना पड़ेगा। सही। अगर कोई डॉक्टर है और वो ऑपरेशन थिएटर में जाना चाहता है तो उसको डॉक्टर होना पड़ेगा ना। सही। इसी तरह कोई जिन्नात को देखना चाहता है तो उसका एक म्यार है देखने का, उसे अमलियात हैं देखने के, तो वो देख पाएगा। तो फिर जिन्नात को जो लोग देखना चाहते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, अच्छा सवाल। पहले हम इस बात को डिस्कस कर लें कि देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो पहली बात ये हो गई कि जो ख़ास अमल होगा वो अमल पड़ेगा, अमल पढ़ने के बाद उसको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक बात यहाँ तय है, हर एक चीज़ हर आँख से नहीं देखी जा सकती, हर एक चीज़ हर आँख से नहीं देखी। जैसे कुछ चीज़ें हमें खुर्दबीन से नज़र आती हैं, आम आँख से नज़र नहीं आती। सही। इसी तरह आम आँख वाला चाहता है कि मैं खुर्दबीन की चीज़ें आँखों से देख लूँ। सही। तो भाई ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। उसके लिए कोई ना कोई डायमीटर, कोई इक्विपमेंट चाहिए तो वो नज़र आएगा। यानी अगर आपने बैक्टीरियाज को देखना है तो आपको इक्विपमेंट चाहिए, कोई आपके पास मशीन होगी, कोई ना कोई लेंस होगा तो देख सकते हैं। इसी तरह आँख के अंदर वो लेंस लगाना पड़ेगा जिससे नज़र आएंगे। और वो लेंस लगता कैसे? अमलियात से लगता है, अल्लाह के कलाम से लगता है, रूहानी अमलियात होते हैं, उससे लगता है, फिर नज़र आना शुरू है। वो क्या होता है? ये खासा है औलिया अल्लाह है, ये खासा है औलिया अल्लाह, आम बंदे के लिए नहीं है। जैसे वो खासा है डॉक्टर्स का, ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन करना, ये इसी तरह खासा है औलिया अल्लाह का कि उनके लिए ये ख़ास है। सही। अब आम बंदा कहे वो मैं बन जाऊं तो फिर औलिया अल्लाह बनो, उनके रास्ते पे चलो, उनके बताए हुए अमलियात करो, पाकी इख्तियार करो। पाकी इख्तियार करोगे तो पाक मखलूक नजर आएगी। सही। जब पाक को देख पाओगे तो फिर आपको उनके अगेंस्ट जो मखलूक है वो भी नजर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और ये फजल रब्बी है। सही। अगर कोई कहे मैं कर रहा हूँ, अमल पढ़ रहा हूँ और मुझे नजर नहीं आ रही, ऐसा होता है। कई लोगों की सारी जिंदगी अमलियात में गुजर जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो अमलियात करते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि दे वांट टू सी कि हम जिन देख सकें, हम कोई ऐसी। अब इसमें एक सवाल है, एक सवाल है, जैसे एक शख्स आपको देखना चाहे, अब वो चैनल से बाहर खड़ा हो जाए, भाई आप आओगे तो भाई गुजरोगे तो दिखेगा ना, आप गुजरो ही नहीं, चैनल से बाहर ही ना निकलो। तो इसी तरह वो शख्स जो जिन्नात को देखना चाहता है वो उस रास्ते से गुजरे, उस अमलियात से गुजरे, उस अमलियात से, उस इल्म से वाकिफ़ हो जिससे जिन्नात नज़र आते हैं और बाकी मखलूक़ात नज़र आती हैं। जब वो ख़ास आँख आपको नसीब हो जाएगी अल्लाह के फजल से तो फिर आप देख सकोगे। पहला तो मसला ये कि देखने के लिए अमल चाहिए। अब कौन सा अमल चाहिए? तो अल्लाह के कलाम में बेशुमार आयात, बेशुमार सूरतें ऐसी हैं जिसको पढ़ने से गैबी मखलूक नज़र आ सकती है। और आम मुशाहिदे में आम फहम लोगों से, जिन्होंने आपने सुना होगा, हमने सूरह बकरा पढ़ी तो हमें मखलूक नज़र आ गई, हमने सूरह जिन पढ़ी तो हमें मखलूक नज़र आ गई, हमने ये आयत पढ़ी
कुछ आयात ऐसी हैं, सूरह रहमान पढ़ी तो हमें मखलूक नज़र आ गई। और इसी तरह जब अमलियात की किताबें उठाते हैं तो उसमें बहुत सारी जगह लिखा होता है इस तादाद में इस आयत को पढ़ेंगे तो आपकी बातिल आँख खुल जाएगी। और इसी तरह आजकल गूगल का दौर है, गूगल पर सर्च करें बातनी आँख खोलने के लिए क्या अमलियात करने चाहिए, एक तवील फहरिस्त आ जाएगी। तो हर शख्स के लिए हर अमल नहीं है, और हर दवा हर मर्ज के लिए नहीं है। हाँ। अगर कोई शख्स ये समझे कि भाई मेडिकल स्टोर पे मैं चला गया और सर दर्द की मैंने दवा खा ली तो ये रॉन्ग है, राइट नहीं। राइट ये तरीका होगा कि वो सही तौर पर अपने उस्ताद के पास जाए। ख्वाजा साहब रैंडम चलें, ये तो आपने हमें बता दिया कि भाई ठीक है, अगर कोई चाहता है कि वो जिन को देखे अपनी आँख से देखे उसके लिए उसको ख़ास अमल करना होगा और वो जो भी सारा प्रोसेस है उससे गुजरना होगा, और उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि उसको नज़र आए, क्योंकि हर अमल हर शख्स के लिए कामयाब नहीं होता। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो आपके पास भी आते होंगे वो ये कहते होंगे जी इसके ऊपर कोई जिन चढ़ गया है, इसको जो है वो जिन दिख रहा है, ये किस तरह मुमकिन हो पाता है? बहुत अच्छा है, अच्छा सवाल किया, इसका ताल्लुक बहुत करीब है। हम एक स्टेप पीछे थे, एक स्टेप ये आगे का सवाल। जब कोई शख्स अमलियात की दुनिया में आता है तो वो कामयाब हुआ या नहीं, यहाँ तक हम पहुंचे ना। अगर वो कामयाब हो गया तो उसको नजर आने लगे और उसके अंदर जाहिर नहीं हुए, उसके अंदर जाहिर नहीं हुए लेकिन नजर आ रहे हैं, उनसे वो कलाम कर रहा है, उनसे कॉल करार कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उनसे काम ले रहा है। सही। अच्छे जिन्नात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, वो नेगेटिव काम लेते हैं। सही। तो ये जिन्नात जो होते हैं इनकी अपनी मर्जी होती है ख्वाजा साहब के, लोगों को चूज करते हैं या पिक करते हैं कि भाई हम इसके ऊपर इसी बात पे आ रहा हूँ, इसी बात पे मैं आपकी बात को बिल्कुल इन सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। एक सवाल ये है कि पहले उसने कैद कर लिया, उसने हासिल कर लिया, देखना शुरू हो गया, देखने के बाद उसने कैद कर लिया, कैद करके वो गुलामी करेगा, आपकी बात मानेगा। बात मानने के बाद जो आपने हुक्म दिया आमिल ने, वो उसकी बात पे ओबे करेगा, उसको मान के आएगा। सही। और आ जाए आप दूसरी जगह पर, एक ताबे नहीं है आपके, खुद से आ गया, खुद से आ गया, खुद से आ गया। अभी दो कैटेगरी अलग अलग है, दोनों कैटेगरी। एक तीसरी कैटेगरी है जिसको हमने डिस्कस करना बहुत जरूरी है, किसी ने भेज दिया, किसी ने भेज दिया। हाँ, तीन कैटेगरी हो गई। पहली को हम डिस्कस कर लेते हैं, इसे अमल किया और कामयाब हो गया, अब उसके मातहत उस पर काम लेगा। और अगर अमल ही किया और कामयाब ना हो सका तो बाज इल्म करे फकीरी दीवाना होके मरे हो। अच्छा। तो फिर वो ऐसा होता है, दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है, जिसे हम नफ्सियाती केस कहते हैं, जिसे हम गलियों पूछों में फिरता हुआ कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या होगा, तो पढ़ा लिखा बंदा था, इसको हो क्या गया। हाँ। तो ये बाद औक़ात लोग गलत अमल पढ़ लेते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात नहीं करते, इसके साथ परहेज़ नहीं करते, उसके साथ पाकी इख्तियार नहीं करते, और बहुत सारी चीज़ें रोज़ा नहीं रखते। जब तकवा इख्तियार नहीं करते तो फिर मुसीबत में आओगे। हाँ। और करना उसी शख्स को चाहिए जिसका उस्ताद हो, बिन उस्ताद के करेंगे, बाज इल्म करे फ़कीरी, अगर बगैर उस्ताद के करेंगे तो भी दीवाना होंगे। सही। और दूसरी कैटेगरी, एक तो दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताया कि खुद से आ जाता है, एक तो खुद से आ गया जिन, और एक पहले हमने समझा कि हमने अमल किया और ताबे किया, उसकी दो कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ये है जिससे खुद से आ गया। आपने आईब्रोज बनाई, खासतौर पे हमारी बहनों ने आईब्रोज बनाई या बाल कटवाए, वो आशिक हो गया और आ गया। इसी तरह मर्द हजरात ने अगर शेप बनाई, उन पे आशिक हो गया, आ गया। इसी तरह वो किसी जगह बैठा था और आप वहाँ चले गए, वहाँ से गुजर गए, तो आप रफ़ा हाजत के लिए, कई लोग अक्सर की आदत ही होती है वो रास्ते में बैठ जाते हैं, तो उससे वो आ गया। कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको ना पसंद थी वो आपके अंदर दाखिल हो गया। अब आपने कहा दाखिल हुआ कैसे, उसके लिए अगर कोई शख्स पाकी इख्तियार नहीं करता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, वजू में नहीं रहता, तो 99% उसको गिरफ्त है। और अगर कोई अहकाम शरिया का पाबंद है, उसके पास 99% तहफ़्फ़ुज़ है शरीयत का, क्योंकि उसने अल्लाह का कलाम पढ़ा होगा, अल्लाह के कलाम से उसकी तहफ़्फ़ुज़ होगा। इसी तरह तीसरी और आखिरी कैटेगरी जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं, वो कुछ चीज़ों को ताबे करते हैं और वो फिर उनसे काम लेते हैं। जैसे उन्होंने आपके अंदर भेज दिया, भाई इस खातून के अंदर चले जाओ, तो अब चले गए, होगा वो जो वो आमिल चाहेगा, वो आपसे अपनी मर्जी के काम कराएगा, अपनी मर्जी की एक्टिविटी कराएगा, अपनी मर्जी की गुफ्तगू कराएगा। वो कहेगा आप चीखो, आप चीखोगे, वो कहेगा आप बैठ जाओ, बैठ जाओगे, अब वो कहेगा चिल्लाओ, चिल्लाओगे, अब वो खींच के मारो कोई चीज़, आप खींच के मारोगे, आप नॉर्मल इंसान से हट जाओगे। तो जब नॉर्मल इंसान से हट जाओगे तो तीनों कैटेगरी हमने डिफाइन कर ली। यही सेम एक मर्ज भी है, उसे हम नफ्सियाती केस कहते हैं, पागलपन कहते हैं। अब इसको डिफाइन करना कि ये पहली कैटेगरी का मरीज है, दूसरी का, तीसरी का या चौथी का, ये सिर्फ नज़र बताएगी, वो भी अल्लाह के वलियों की। सही। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं, अब जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर में आसेब है, तो उसका हल क्या है, वो फिर उसके लिए क्या करें और उनको कैसे पता चलेगा कि ये जो परेशानी आ रही है उनके घर में ये
किसी आसेब की वजह से है? बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया। जब आपको ये पता चल गया कि हमारे घर आसेब है, आपको नज़र आ रहा है, आपको तंग कर रहा है, आप पे कंधे भारी हो रहे हैं, आपके सर भारी हो रहा है, आपके वजूद में मुख्तलिफ किस्म की हरारत हो रही है, महसूस करा रहा है वो अपने आप, चीज़ आपने यहाँ रखी थी कहीं और से मिली, सही, ये सारी चीज़ों से पता चल गया आपको कि किसी आमिल से आपने पूछ लिया, किसी कामिल से आपने पूछ लिया हमारे घर में क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि जिन्नात है। अब उसका इलाज क्या है? इलाज बहुत सारे तरीक़ों से होते हैं, मैं अल्लाह के कलाम से भी बता देता हूँ और इसके अलावा एक धूनी भी बताता हूँ जिनके करने से बहुत आसानी से वो चीज़ चली जाती है। ठीक है, धूनी में 7 चीज़ें हैं, लुबान, काली मिर्च, अजवाइन, कलंजी, गूगल, हींग, हरमल, काला दाना जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ों को सफ़ूफ बना लें। जी। ये सारी चीज़ों को सफ़ूफ बना लें और सफ़ूफ बनाकर जिस जगह धूनी करेंगे वहाँ से आसेब चला जाएगा। और इसी पे अगर सोने पे सुहागा करें, सूरह बकरा पढ़ लें, सूरह रहमान पढ़ लें, सूरह जिन पढ़ लें, वो चला जाएगा बहुत आसानी से चला जाएगा। एक दफ़ा पढ़ लें बहुत है। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें, सूरह बकरा पढ़ना चाहें ज़्यादा 2 बार पढ़ लें। सूरह रहमान है 7 बार पढ़ लें। सूरह जिन है 7 बार पढ़ लें। अच्छा, तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फजल से इस धूनी को 7 दिन करें, 7 दिन में वो जगह आसेब से पाक हो जाएगी। आसेब से पाक हो जाएगी। अच्छा जी, मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से अभी ख्वाजा साहब ने बहुत डिटेल में ये बात बताई, जो मेरे क्लिनिक में भी ख्वाजा साहब से सवाल करी थी कि भाई हर चीज़ हर शख्स के लिए तो नहीं होती, और जो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं मुझ समय कि भाई अगर जिन बाकियों को दिख सकता है, या कोई और कहता है कि हमको जिन दिखता है तो बाकियों को क्यों नहीं दिखता, तो उसका आंसर तो हमें मिल गया कि चलिए जी ठीक है, ये इसके लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है और उसमें एक बहुत पढ़ाई करनी होती है और वो फिर एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके थ्रू अगर किसी को नज़र आए तो आए। हाँ, लेकिन आसेब या जिन्नात जो होते हैं, जो जिन होते हैं, वो खुद से किसी पर कैसे आ जाते हैं, ये ज़रा बताइएगा। देखिए, असल में इंसान जिसमें कसीफ है, हाँ, और जिन्नात जिसमें लतीफ़ है। अच्छा, जिन्नात के अंदर जैसे कुरान कहता है वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन्न, कि हमने हर नबी के दुश्मन बनाए, शयातीन में से भी, जिन्नात में से भी और इंसानों में से भी। अच्छा। तो शैतान, ये जो जिन्नात जो है ना, ये इनमें भी शरीर होते हैं और वो शरीर जो है वो शरारत बहुत ज़्यादा करते हैं। बनिस्बत मखलूक के इंसानों की तादाद से ज़्यादा जिन्नात की तादाद है। यहाँ तक कि इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि यहाँ इंसान एक पैदा होते हैं तो वहाँ 9 जिन्नात पैदा होते हैं। अच्छा, यानी तादाद में भी वो उससे ज़्यादा होते हैं। अब जब ज़्यादा होते हैं, हाँ, और शर के हवाले से भी वो इंसान से ज़्यादा शरारत उनमें ज़्यादा होती है। अब जब वो ज़्यादा शरारत भी ज़्यादा है तो फिर वो, और है भी लतीफ़ मखलूक। अब जब लतीफ़ मखलूक होती है तो ये जो लतीफ़ मखलूक है ये फिर तकलीफ़ देने के लिए ये इंसान के जिस्म में हुलूल भी करते हैं। और हुलूल करते हुए क्या होता है कि इंसान के जिस्म में, अब यहाँ पर है मुख्तलिफ सूरतें। एक होता है कि वो जिन्नात इंसान को मस करते हैं, सिर्फ मस करते हैं, जब टच करते हैं तो उससे भी इंसान की जिस्म में मुख्तलिफ तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा क्या हुआ कि वो इंसान की जिस्म में हुलूल नहीं किया, हाँ, वो उसने मस किया, हाँ, तो कुरान कहता है उस मकाम पर कि वो उसको मस करने के बाद वो बदहवास हो जाता है। हाँ। और जब बदहवास हो गया, बाज़ दफ़ा क्या हुआ कि उसको वो मस करने की वजह से उसके कंधे भारी हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा उसको मस करते हुए, उसको टच करते हुए उसके सर पर बोझ शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा सांस बंद होने लगती है। तो ये क्या होता है कि ये इसको जो है ये इसको मस कर रहे हैं और मस करके उसको तकलीफ देना शुरू कर रहे हैं। सही। दूसरी सूरत ये होती है कि बाकायदा जिन्नात, जैसे अभी इरशाद भाई ने फरमाया कि बाकायदा जादूगर बाकायदा जिन्नात को भेजता है। सही। जब जिन्नात को वो जब जादूगर भेजता है, अब वो भेजता है तो अब वो आने वाला जिन जो है या तो उसको अंदर उसके हुलूल नहीं कर रहा, उसके जिस्म के अंदर जा नहीं रहा, और जब जा नहीं रहा, आप कहेंगे जा भी कैसे सकता है, ये भी एक जिस्म है वो भी एक जिस्म है, एक जिस्म में दूसरा जिस्म कैसे गया। तो जैसे अगर कोयले को ले, कोयला होता है या लोहा होता है, मगर उसको आप आग में डाल दें, थोड़ी देर के बाद निकाल लें तो उसके अंदर पूरा उसका असर जो उसका जो है वो कोयले के अंदर या लोहे के अंदर वो आग का असर पूरा सिरायत कर चुका होता है। वो उसके अंदर पूरा होता है कि कोई उस लोहे को उठाएगा नहीं। क्यों? कि अब वो लोहा के अंदर पूरा उसके अंदर वो हुलूल कर चुका है, उसकी सिरायत कर चुका है। अच्छा, इसी तरह हाँ, मुझसे सब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, ये डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें समझा रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है कि लोगों का यूजुअली अब कहीं शिफ्ट हुए वो, अब शिफ्ट होने के बाद उनको पता चला कि उस घर में आसेब है, और कहीं कहीं आसेब ऐसे भी होते हैं कि वो इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कि लोग आपस में वहाँ लड़ना शुरू हो जाते हैं। लोगों का सामान उठा कर भी जो है ना वो फेंक देते हैं, और समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कर कौन रहा है। और आपस में जो घर वाले होते हैं ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। और इनफैक्ट
मेरे एक जानने वालों के साथ ऐसा भी हुआ था कि उनके ऊपर किसी ने कुछ किया था तो उनको अपने जो हस्बैंड है उनकी शक्ल में भी कोई दिखता था और अपने वालिद की शक्ल में भी कोई दिखता था और वालदा की शक्ल में भी जो है ना कोई नज़र आता था। तो बताएं ये वाकई ये वाकई क्या कोई मेंटल कंडीशन होती है, वाकई ऐसा होता है असल में इस सूरत या में भी आसेब हो तो क्या करें उस घर में? 4-5 सूरतें बन जाती हैं। पहली सूरत ये है कि अगर कभी आप कोई जगह लेना चाह रहे हैं तो पहले इस्तिखारा करवा लें कि वो जगह आपके लिए कैसी है, वो आप उस घर में कोई जिन्नात तो नहीं है, शैतानियत तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा, अभी कल ही परसों एक घर का इस्तिखारा किया तो जवाब आया कि उस घर में ऐसा है कि इस घर में रहने वाला माशी भी तंगी में आ जाए, उसके साथ साथ ये है कि बीमारी में भी आ जाए। तो पहला काम तो ये करे कि अगर कोई किराए पर भी रहना चाहे या फिर ख़रीदना चाहे तो इस्तिखारा करवा दे, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, वो जगह बाज़ जगह रास आती है, बाज़ को रास नहीं आती। सही। तो हर जैसे इंसान बाज़ के लिए शकी होता है, बाज़ के लिए सईद होता है, बाज़ जगह उसके लिए सईद होती है, सआदत होती है कि उस घर में जाएंगे तो बरकतें होती हैं। तो ये भी है तो कि बाज़ को रास नहीं आती, जगह भी कोई जगह भी ऐसी होती है कि उस घर में जाएंगे तो फले फूलेंगे नहीं, बीमार हो जाएंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो जगह वैसे रास नहीं आ रही मगर उसके बुजुर्ग कुछ तरीक़े बताते, कुछ सदक़ात करवाते, फिर क्या होता है कि उसको रास आना शुरू हो जाती है। वरना उसी घर में जाने के बाद जब बंदा जाता है तो उस घर में जाकर बीमार होने लग गया, उस घर में जाने के बाद माशी तंगी शुरू हो गई, वो जगह रास नहीं आ रही मगर वहाँ जादू जन्नत नहीं है, वो जगह ही रास नहीं आ रही। मगर फिर बुज़ुर्गों के पास जाते हैं कि भाई हज़रत इसका कोई तरीक़ा है, तो वो बुज़ुर्ग देखते हैं कि हाँ कोई तरीक़े से ये रास आ सकती है या नहीं आएगी। बाज़ जगह तो ऐसी होती है कि हर हाल में रास नहीं आना, और बाज़ ऐसा होता है कि इस तरह के कुछ सदक़ात कराया जाए कि उसके बाद वो रास आना शुरू हो जाती है। सही। तीसरी बात यह है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो घर में जिन्नात होते हैं। अब वो जिन्नात जो है, बाज़ जगह पर जिन्नात मुसलमान होते हैं, वो उनको तंग नहीं करते। अच्छा। और बाज़ ऐसे होते हैं कि वहाँ जिन्नात होते हैं, वो तंग करते हैं। अच्छा, अब जो नज़र आ रही है तो इसकी भी दो सूरतें होती हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इंसान की जिस तरह वसवसे केमिकल डिस्बैलेंस हो जाते हैं तो नफ्सियाती तौर पर दिमागों में अजीब अजीब ख्यालात आना शुरू होते हैं। एक दिमाग से ख्याल वसवसा निकलता है, दूसरा आना शुरू, दूसरा निकलता है, वो बुरे बुरे ख्यालात। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो बुरे ख्याल के साथ साथ केमिकल ऐसे डिस्बैलेंस होते हैं कि शक्ल अजीब अजीब नज़र आते हैं, जबकि हकीकत में वहाँ कोई जिन नहीं होता। ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं हज़रत के हमें घर में ये चीज़ नज़र आ रही है, हम जब चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है। सही अलामत क्या है? किसी के घर में आसेब है मुफ्ती साहब, तो उसकी सही अलामत क्या है? उसे कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये आसेब ही है, ये कोई दिमाग का फॉल्ट नहीं है? देखिए, ये अलामत को खुद को पहचानना उसके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि वो कैसे पहचानेगा कि ये जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है इसकी केमिकल डिस्बैलेंस की वजह से या हकीकत में वो जिन है। अब यहाँ पर वो जो वहाँ का रूहानी जो आमिल होगा वो चेक करके बताएगा कि ये तुम्हारा केमिकल डिस्बैलेंस है, ये एक तो ये। दूसरी बात यह है कि बाज़ दफ़ा घर में जिन्नात होते हैं तो उसकी वजह से घर में एक बेसुकूनी होती है, दबावपन होता है, भारीपन होता है, और जैसे वहाँ घर में चला गया तो कंधों पर बोझ शुरू हो जाता है, पाँव में दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ वहाँ चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो सांस बंद होना शुरू हो जाता है, घबराहट होती है, घर से बाहर निकलता है तो सुकून आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की अलामतों से भी बंदे को अंदाज़ा होना, उसका दिमाग काम करता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी वहाँ मौजूद है जिसकी वजह से वहाँ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ऐसी सूरत में एक तरीका हिसार का भी है। बुजुर्गों ने कहा कि अगर बंदा 7 मरतबा आयतुल कुर्सी को इस अंदाज में पढ़ ले कि एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर नीचे की तरफ फूके, एक दफ़ा पढ़कर सामने फूके, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर ऊपर फूके, एक दफ़ा पढ़कर पीछे फूके, एक दफ़ा पढ़कर दाएं फूके, एक दफ़ा पढ़कर बाएं फूके, एक दफ़ा पढ़कर ऊपर फूके, एक दफ़ा पढ़कर हवा में फूक दे। भाई कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगी यहाँ से या वहाँ से या दाएं से या बाएं से या ऊपर से या नीचे से या कहीं से भी आएगी, और उसने अपना ये शश जिहद से हिसार कर लिया तो कहीं से भी आएगी, तो ऐसी सूरत में उसका हिसार होगा तो वो महफूज होता चलेगा। हिसार अगर करेंगे तो महफूज हो जाएंगे। चलिए जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है आसेब जगह, जो जगहें होती हैं ये किस तरीके से पता चला है कि भाई कोई आसेब है भी या नहीं है, या लोग फितरतन डर रहे होते हैं, ऐसे ही डर रहे होते हैं कि भाई हमें इस घर में डर लग रहा है, या कोई और वजह होती है, कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, इससे पहले तो आपने बता दिया कि भाई कौन लोग जिन देख सकते हैं, कौन लोग जिन नहीं देख सकते, लेकिन अब ज़रा ये बताएं कि ये पता कैसे चलेगा कि किस घर में आसेब है, और आसेब अगर जिस घर में हो तो ये करता क्या है लोगों के साथ, मतलब लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का ताल्लुक माशरे से हमारे हर शख्स के घर का ये मसला है। हाँ। देखिए, जिन्नात तकरीबन हर घर में होते हैं, जिन्नात तकरीबन हर घर में होते हैं। अच्छा। अब उसमें कुछ शरीर होते हैं, कुछ शरीर नहीं होते।
जो शरीर होते हैं वो हर बार शरीर होते हैं, कुछ शरीफ होते हैं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुफ्ती साहब ने सही वो किया बताया। तो जो शरीर होते हैं वो शरारत करना शुरू कर देते हैं। पहली तो शरारत से पता चल जाता है कि आसिफ है, सही। दूसरा शरारतें बढ़ जाती हैं। अब मैं एक मिसाल दूंगा यहाँ, हाँ। हम कराची में रहते तो कराची की मिसाल ज़्यादा अच्छी रहेगी। जी, जी। और जो रास्ता जा रहा है आपका अल आसिफ स्क्वायर की तरफ, हाँ। बस उसी रोड पे एक बिल्डिंग है, मैं उसका वाक़या आपको सुना देता हूँ। जी जी जी। तो क्या होता है कि वहाँ टॉप फ्लोर का है और ये बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है। एक ऐसा नहीं है कि हम कहें कि फ़लाँ लोग हैं, हाँ। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ आवाज़ आ रही है, जैसे कोई चीज़ खींची जाए तो आवाज़ आती है। रास्ते से नहीं, घर से उनके। घर से? हाँ, अच्छा। घर से उनके। हाँ। तो पहले मैंने बताया शरीर जिन्नात होते हैं, वो अपनी शरारतों से बताते हैं। अब शरारत क्या करते हैं देखिए आप, नोट किए। उधर सबसे पहले कोई चीज़ खींचती हुई नजर आई, आवाज़ आई, जैसे किसी ने बेड खींचा, तो परेशान होकर उठ गया, ये क्या हो गया। तो मुझे फ़ोन किया, बोला इरशाद भाई ये बताइए कि ये मेरे घर से ऐसी आवाज़। मैं कहा नहीं ऐसी कोई बात है, आप परेशान नहीं हो। अच्छा मैं कल परसों में चक्कर लगाऊँ। तो आईब्रोज गायब हो गई उनकी बेटी की, गायब हो गई। गायब हो गई। अच्छा फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा ये मज़ीद परेशान हो कि मैं सफ़र में था। तो मैंने कहा परेशान नहीं हो, मैं कल पहुँच रहा हूँ, फिर देखते हैं। बोला मेरी बच्ची की आईब्रोज गायब हो गई। थोड़ी सी देर के बाद फ़ोन आया कि भाई मेरी बच्ची का बैग नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं थोड़ी देर बाद पहुँचा, तो मैंने पूछा भाई कहाँ हो, क्या हो, तो हाथ दी करो भाई आ जाओ। तो आ गए। बोला हमने कहा बैग कहाँ है, कह रहा इनका कबर्ड है, पुराने घर याद होंगे आपको, फिक्स कबर्ड होते थे, अलमारियाँ फिक्स होती थी। अच्छा। अब तो चेंज है ना, हम रोटेट कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, पहले फिक्स होती थी। तो उन्होंने कहा भाई इस फिक्स में अगर कोई टूट जाए अलमारी का गेट तो उसे कील लगा के बंद कर देते। बोला उस जो कील लगा के बंद किया गया उसके अंदर है। अच्छा। तो बी जिसकी चाबी नहीं, कील लगा के बंद किया गया, जिन्नात ने उनका बैग उठाया और कहाँ रख दिया, उस कबर्ड में। हाँ। तो मैंने कहा भाई आईब्रोज क्यों ले गए, कह रहा अभी वापसी कर देते हैं। उन्होंने आईब्रोज वापसी कर दी। मैं आंखों देखा वाक़या सुना रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा। और अपनी देख बात। और कराची शहर का वाक़या और मौजूद है। अच्छा भाई फिर अब क्या करना, भाई आप तंग करोगे, अच्छा नहीं करेंगे। अच्छा ये बेड क्यों खींच रहे थे, बोला हमारी शादी थी। बोला इनको हमने सिर्फ बेड खींचने की आवाज़ दी ना, बेड सेट कर रहे थे, वरना हम इनको शामिया ने अपने गाने भी सुनाते। मैं कहा अच्छा सुना दो। तो मोबाइल आपका ऑन होगा, उसमें कोड डलेगा। उसके बाद आप किसी चैनल पे जाओगे, वो ऑन करोगे तो गाने लगेंगे या कुछ प्ले होगा। मोबाइल ऑफ है, लाइट नहीं है, मोबाइल उसके बाद भी बज रहा है और एक ख़ास किस्म का गाना लग रहा है। बोला क्यों, ये क्यों लगाया, बोला ये हमें पसंद है। तो इससे ज़्यादा शरारतें भी करते। एक घर में मैं गया, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल पड़ा है, जैसे आपके टेबल के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हैं, फुटबॉल को किक मार रहे हैं, किक मारने वाला नज़र नहीं आ रहा। कभी फुटबॉल वहाँ जाता है, कभी फुटबॉल यहाँ जाता है। एक घर का और वाक़या सुना देता हूँ। तो वो बंदा चारपाई के ऊपर है और चारपाई छत के साथ लगी हुई है, ऊपर से मुझे आवाज़ दे रहा है भाई मुझे बचाओ मुझे बचाओ। एक वाक़या और सुनाता हूँ जिसमें आपको हैरत में हो जाएंगे। हमारे साउंड वाले अक्सर महफिल मिलाद में साउंड लगाते हैं। उनका फ़ोन आया, ताहिर भाई उनका नाम है। कहा मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, अब मेरे घर आ जाए। मैं कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो मैं उनके घर गया हूँ तो उनकी वालदा मुझसे पहले गली में रश लगा हुआ है। पूछा क्या हुआ, तो एक आमिल बाबा ने उनको फूंक मारा उनकी वालदा को। अच्छा। तो उठाकर फेंकने वाला नज़र नहीं आ रहा। गेट खुला उनके घर का, आमिल बाबा को उठाया गया और गली में फेंक दिया। और गली में इस तरह फेंका गया कि जैसे रेसलिंग में रेसलर एक दूसरे को नहीं फेंकते, जी 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 जी, ऐसे फेंका गया। अच्छा। तो मैं गया, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, बोला इन पे हम ये अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के ना हम पे दम कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा भाई वो भी गलत पढ़ रहा है। तो मैंने कहा आपने नुकसान अल्लाह के कलाम पढ़ने पे दिया या गलत पढ़ने, बोला गलत पढ़ने पे दिया। अच्छा। और एक और चीज़ बता दे तो जो बहुत अहम है, जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ऐसी बात सुनी नहीं होगी आप। जिन्नात में हाफिज़ कुरान भी होते हैं, जिन्नात में आलिम दीन भी होते हैं, जिन्नात में अच्छे और नेक बुजुर्ग भी होते हैं, जिन्नात में अच्छे इंसान भी होते हैं। सिर्फ हम शरीर जिन्नात का तो जिक्र करते हैं, हम अच्छे को जिक्र नहीं करते, जो आपकी मदद भी करते हैं, आपकी रूहानी तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। ऐसे भी लोग जिन्नात में कुछ लोगों को इस तरह से पता भी नहीं होता, लेकिन उनकी कुछ मदद हो रही होती है। बिल्कुल हो रही होती है। तो ये क्या होता है सिलसिला? देखिए हम बहुत सारे अमलियात पढ़ रहे होते हैं, जैसे हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन जितनी भी हैं उनके पास आपने तस्बीह और मुसल्ला देखा होगा। आजकल की नहीं, उनके पास तो सिर्फ मोबाइल होता है ना, चार्जर और मोबाइल, वो वाली नहीं, पुरानी वाली। तो जिनके पास क्या होगा, मुसल्ला और तस्बीह, आप उनके पास जाके बैठे आपको सुकून मिलेगा। और जैसे आपने नोट भी किया होगा कि पुराने बच्चे अगर बीमार हो जाते थे, अम्मा से जाके दम करा लो, दादा से दम करा लो,
तो शफा हो जाती थी। तो वो जो अल्लाह का कलाम पढ़ते थे उसके अवज़ रूहानी ताकतों में इजाफा होता था, रूहानी मखलूकों की मदद करती थी और इसी वजह से लोगों को शफा भी हो जाती कि अल्लाह के कलाम की बरकत है, वो पढ़ते हैं कसीर तादाद। हाँ सही। इसी तरह कोई शख्स अगर चाहता है कि मैं पढ़ूं और शफा हो, है ना सवाल, हाँ। जिन्नात से शफा हो, बीमारी से शफा हो, कैंसर से शफा हो, सही। सूरह फातिहा शरीफ पढ़े हाँ। और तादाद तय कर ले, 100 बार रोज़ पढ़ ले, एक घड़ा रख ले, मिट्टी का घड़ा रख ले, लोहे का घड़ा रख ले, पढ़ता जाए। जैसे जैसे पढ़ता जाएगा वो पानी पिलाओगे उससे शफा होगी। सही। अच्छा शॉर्टली बस ये बताएं कि आसिफ वाले घर में क्या करना चाहिए? मैंने अभी डिस्कस किया, बहुत सा अच्छी बात है, बहुत आसान। सूरह जिन पढ़ के दम किया जाए, आसिफ वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर तादाद 7 बार, 7 से ज़्यादा ना करें। पहली बार में पहली बार, पहले दिन में 1 बार, अगले दिन 2 बार, अगले दिन 3 बार, अगले दिन 4 बार, 5वें दिन 5 बार, 6ठे दिन 6 बार और 7वें दिन 7 बार सूरह जिन पढ़े, आसिफ वहाँ से ख़त्म हो जाए। सही। मुफ्ती साहब क्या किया जाए जिस घर में आसिफ हो उस घर में? देखिए सबसे बड़ी मुख्तलिफ तरीक़े हैं, जैसे हज़रत ने बताया, बड़ा अच्छा माशाल्लाह बताया। देखिए एक तरीक़ा ये है कि सूरह बकरा का आखिरी रुकू, अगर जिसका घर के अंदर जादू के असर हो, जिन्नात के असर हो, भारीपन हो, लड़ाई का मसला हो, जो भी मसले हों, एक तरीक़ा ये है कि आप सूरह बकरा का आखिरी रुकू हर कमरे के बीच में खड़े होकर पढ़ें। अच्छा। और पढ़ते वक्त जब आपने एक दफ़ा पढ़ लिया ना, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ से पढ़ना शुरू करें, और जब आपने एक दफ़ा पढ़ लिया तो आप वहीं खड़े खड़े आप सीधे कोने की तरफ वहीं से फूकें, फिर उल्टी कोने की तरफ फूकें, फिर आप पीछे सीधे कोने की तरफ फूक दें, फिर उल्टे कोने की तरफ फूक दें, फिर जहाँ खड़े हुए वहाँ फूक दें। उस कमरे पर आपने वो पढ़ दिया, फिर आप अगले कमरे में जाएँ, इसी तरह आप बीच में खड़े होकर इसी तरह सूरह बकरा का आखिरी रुकू को एक दफ़ा पढ़ें, और इसी तरह 4-5 यानी कि दाएं बाएं और इसी तरह पीछे कोनों पर की तरफ वहीं खड़े खड़े दम कर दें और वहीं पर जहाँ पर है वहाँ फूक दें। हर कमरे में कर दें, लॉन्च में कर दें। इस तरह करें तो इंशाल्लाह उससे भी असरात जाना शुरू हो जाते हैं। एक तरीक़ा। इसी तरह दूसरा तरीक़ा ये है कि आप सूरह यासीन को 1 मरतबा पढ़ें, सही। सूरह तगाबुन को पढ़ें 3 मरतबा, और सूरह जिन की इब्तिदाई जो है वो 11 आयतों को पढ़ें, और वो पढ़ने के बाद अगर जो है वो पानी में दम करें, और पानी में दम करने के बाद वो घर में छिड़काव करें। इसके साथ साथ ये है कि वो घर वाले पिएँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो असरात की वजह से अहले खाना भी मुतासर हो रहे होते हैं, और उस सूरत में अगर वो पानी घर वाले पीना शुरू कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि वो असरात भी आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, और घर में छिड़काव करने से घर से भी नेगेटिविटी ख़त्म होना शुरू। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, ख्वाजा साहब हमारे शो पर आए। आज का शो आपको कैसे लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City at 10।